Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning session. In this video lecture we are going to discuss the paper that was conducted previous year papers by the SBI. So State Bank of India के PO के and clerk के जो भी previous year papers हुए थे उनको हम लोग one by one discuss करेंगे. Also IBPS ने जितने भी exams conduct कराए whether वो PO पोस्ट के लिए थे या फिर क्लर्क के, तो IBPS के जो भी एग्जाम्स है, ऑल्सो RRB के जो भी एग्जाम्स है, तो उन सब तो हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड हम लोग देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहता है, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए. सो विल डिस्कस ऑल द पेपर्स फ्रॉम ईयर 2017 टिल डेट. तो सारे ही पेपर्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे. एंड इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं, इंक्लूडिंग द 3 सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश में से क्वेश्चंस आते हैं, फिर रीजनिंग में से एंड क्वांट्स में से. ऑलराइट, सो 100 क्वेश्चन का ये पूरा पेपर रहता है फॉर दी 100 मार्क्स. हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है एंड हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है. राइट, सो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, क्या आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए, कौन से क्वेश्चन डुएबल होते हैं, किनको स्किप करना चाहिए. सो ये जितने भी पेपर्स है ये सब एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज आपका जो एग्जाम होता है ऑफकोर्स वो बहुत सारे दिन कंडक्ट होता है. ठीक है, 2 वीकेंड होता है, मोस्टली 3 से 4 दिन, एंड हर एक दिन में भी स्लॉट होते हैं, तो काफ़ी सारे पेपर है. बट हमने ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर लिया है, सो इसके क्वेश्चंस काफ़ी बहुत सिमिलर है एंड कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि सेम पैटर्न के हैं. ऑलराइट, तो हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं फॉर द 30 मार्क्स एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइम रहता है. So we'll see the English question. Now यहाँ पे पहला है, in the following question a sentence with 4 highlighted word is given. ठीक है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसके अंदर 4 highlighted word है. The words are denoted by 1 2 3 4. One of these word may be incorrect or inappropriate. तो इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जो कि गलत है ना. वो बहुत सारे सेंस में गलत हो सकता है, या तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, दैट इज वोकैब में एरर आ सकता है, या फिर वो कॉन्टेक्चुअली गलत हो सकता है, उसका यूज जो किया गया है सेंटेंस में वो रॉन्ग होगा. सो अगर इन किसी भी मैनर में गलत है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है. सो वन ऑफ दीज वर्ड मे बी इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. यू हैव टू फाइंड आउट द इनअप्रोप्रिएट और द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. इफ ऑल द वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट तो आपका आंसर होगा ई, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, अगर सभी सही है तो आपका आंसर होगा ई, ऑल आर करेक्ट. ना यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, द फुटबॉल मैच हैड टू बी एब्डोनेंट एज द वेदर प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट. ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ देखते ही मिस्टेक पता चल गई होगी कि फुटबॉल के स्पेलिंग में मिस्टेक है. ठीक है, इट विल बी फुटबॉल, राइट. तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. एंड क्या दिया गया है, द फुटबॉल मैच हैज टू बी अबेंडन्ड. अबेंडन का मतलब होता है रोक देना या बंद कर देना. एज द वेदर प्लेड द स्पॉइल स्पोर्ट. सो एरर किस में है, एरर वॉज इन पार्ट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज they gathered their belongings and left the place at the sunset. ठीक है, ना यहाँ पे क्या दिया गया है, they gathered मतलब एक साथ इकट्ठा हुए. ठीक है, so they gathered their belongings, जितनी भी चीज़ें थी उन सबको कलेक्ट किया, and left the place. ठीक है, यहाँ पे place आएगा. so यहाँ पे जो एरर है वो सिंपल एक स्पेलिंग मिस्टेक है, and left the place होगा, s नहीं आएगा, at the sunset. so error is at the third part, right. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, he fell off the ledge as he tried looking over and lost his balance. तो he fell off the ledge as he was tried looking over and lost his balance. बैलेंस की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, it will be BALANCE. सो जो क्लर्क के पेपर होते हैं उसमें आपको इस तरह का स्पेलिंग मिस्टेक वाला या इनअप्रोप्रिएट वर्ड वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको PO में नहीं मिलेंगे, राइट. Next is Ram prepared the report but forgot to email to his teacher within the stipulated time. तो क्या सेंटेंस दिया गया है कि राम ने रिपोर्ट तो तैयार करी बट जो गिवन टाइम था उसमें अपने टीचर को सबमिट करना भूल गया. ठीक है, सो राम प्रिपेयर्ड सही है, द रिपोर्ट बट फॉरगॉट सही है, टू ईमेल द टीचर विद इन द स्टिपुलेटेड मतलब जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम है उसके अंदर सबमिट करना भूल गया. तो इसके अंदर सभी सही है, सो इसमें आंसर होगा ई, ऑल आर करेक्ट, राइट. नेक्स्ट दिया है, the year might technically start in January but the spring time in the season of rejuvenation. rejuvenation का मतलब जब spring time आता है, न्यू ग्रोथ होती है. ठीक है, तो rejuvenation की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है बिकॉज इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है REJUV, यहाँ पे E आएगा, VENATION. ठीक है, सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको स्पेलिंग्स का आइडिया होना चाहिए. ऑलराइट, सो एरर इज इन द 4th पार्ट. इसके बाद नेक्स्ट दिया है, अ सेंटेंस विथ 1 ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड. एक सेंटेंस दिया है एंड उसके अंदर एक ब्लैंक है, दैट इज वहाँ पे कुछ मिसिंग है. नाउ चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट इन द ब्लैंक मेकिंग द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल. तो आपको बताना है कि इस ब्लैंक के अंदर करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा. सबसे पहले है, द फेडरल गवर्नमेंट्स फ्लाइट
टू डैश अ बैंक्रप्सी सेटलमेंट वॉज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो जो फेडरल गवर्नमेंट की फ्लाइट थी टू डैश अ बैंक्रप्सी सेटलमेंट, एक जो सेटलमेंट चल रहा था उसके लिए जाने की जो फ्लाइट थी वॉज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, द फेडरल गवर्नमेंट फ्लाइट टू इंस्टॉल तो नहीं होगा, टू इंस्ट्रक्ट भी नहीं होगा, टू ब्लॉक अ बैंक्रप्सी सेटलमेंट, ठीक है, वो उसको ब्लॉक करने के लिए जा रहे थे। तो इस केस में राइट आंसर आएगा टू ब्लॉक अ बैंक्रप्सी सेटलमेंट वॉज रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो द राइट आंसर विल बी ब्लॉक। डी दिया है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई तरह का बाधा आनी, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ब्लॉक जो है वो इसके अंदर अप्रोप्रिएट फिट होगा। नेक्स्ट दिया गया है दे गॉट डैश बिकॉज दे हैड बीन लेट ऑन सेवरल ओकेशंस फॉर 3 weeks। नाउ यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, सबसे पहले दिया है दे गॉट लीगलाइज, दे गॉट रिवॉर्डेड, दे गॉट सबमिटेड, दे गॉट पेनलाइज, दे गॉट टेंडर्ड, ठीक है। लीगलाइज मतलब ऑफिशियल होता है, रिवॉर्ड मतलब प्रेज करना, ठीक है, मतलब तारीफ करना, तो लीगलाइज नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं होगा, सबमिटेड भी नहीं होगा, टेंडर्ड भी नहीं होगा, शॉर्ट नोटिस होता है टेंडर का मतलब, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो यूज होगा वो होगा पेनलाइज्ड। पेनलाइज का मतलब होता है पनिशमेंट देना एक तरह का, ठीक है, तो यहाँ वर्ड आएगा पेनलाइज्ड। So now the sentence will be they got penalized because they had been late on the several occasion for 3 weeks. उसके बाद दिया गया है there were hundreds of people dash for the exam even when there were only a few vacancies, ठीक है। There were hundreds of people dash for the exam, बहुत कम वैकेंसी थी फिर भी बहुत सारे बच्चे थे एग्जाम के लिए। So there were hundreds of people appearing for the exam even when there were only a few vacancy. Offering नहीं होगा, excellent for the exam नहीं, wrecking नहीं होगा, successful नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी अपियरिंग, जैसा आपका केस है, बहुत कम वैकेंसी है पर अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट है हिज वीज़ा गॉट डैश बाय द सीनियर ऑफिसर विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हिज वीज़ा गॉट एक्सक्लूडेड मतलब हटा देना, हिज वीज़ा गॉट स्टीयर नहीं, हिज वीज़ा गॉट रिजेक्टेड, कंडक्टेड नहीं होगा, रेस्ट्रेन मतलब रोक देना होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर आएगा रिजेक्टेड, ठीक है। हिज वीज़ा गॉट रिजेक्टेड बाय द सीनियर ऑफिसर्स विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, बिना बताए जो उसका वीज़ा है वो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन विच इज यूज्ड इन द 3 sentences। आपको फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड कौन कौन से सेंटेंसेस में इसका सही यूज किया गया है, ऑलराइट। सबसे पहले है वर्ड है इंटरमिटेंट। पहली बात तो इंटरमिटेंट वर्ड का ही मतलब होता है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो कि इरेगुलर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं समथिंग दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वो कहलाता है इंटरमिटेंट, ठीक है, दूर दूर से होना, कुछ भी रेगुलर नहीं होना। सबसे पहले है द टेप रैन इन एन इंटरमिटेंट लूप रिपीटिंग द सेम सॉन्ग्स ओवर एंड ओवर, तो ये तो रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो नहीं होगा। आफ्टर 3 hours ऑफ इंटरमिटेंट रेन द गेम वॉज अबेंडन्ड, ठीक है, तो जो बारिश हुई 3 घंटे तक, ना यहाँ पे इंटरमिटेंट ठीक है, वाई, बिकॉज अगर 3 घंटे तक बारिश हो रही है तो कॉन्टिन्यूसली तो एक जैसी एक पेस पे बारिश नहीं होगी, है ना, थोड़ी रुकेगी फिर होगी फिर रुकेगी, तो ये जो डिसकंटिन्यूस होता है उसको हम लोग इंटरमिटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड का सही मीनिंग है कि आफ्टर द 3 hours ऑफ इंटरमिटेंट रेन द गेम वॉज अबेंडन्ड, तो गेम को रोक दिया गया। फिर है आई वेटेड फॉर एन इंटरमिटेंट इन द कॉन्वर्जेशन एंड देन आस्क्ड माई क्वेश्चन, नहीं ये नहीं होगा। आई वेटेड मतलब कि डिसकंटिन्यूसली वेट किया, नहीं ये नहीं होगा। सो इस केस में राइट आंसर होगा 2, दैट इज ओनली 2 इज राइट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है डोसाइल, ठीक है। डोसाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज रेडी टू एक्सेप्ट, या जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम लोग बोल सकते हैं, तो डोसाइल का मतलब होता है रेडी टू एक्सेप्ट, या जो इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो कर सकते हैं वो कहलाता है डोसाइल। नाउ दे हैव अ बिग डॉग बट ही इज रियली फ्रेंडली एंड डोसाइल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, उनके पास एक बिग डॉग है, ही इज रियली फ्रेंडली एंड डोसाइल मतलब ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन, मतलब वो अपने कंट्रोल में है, इसका एक मीनिंग कंट्रोल भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही यूज लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्पाइट द डोसाइल ऑफ हिज वॉइस आई कुड टेल ही वॉज एंग्री, तो डिस्पाइट द कंट्रोल ऑफ हिज वॉइस नहीं, आई कुड टेल ही वॉज फ्रेंडली, यहाँ पे इसका रॉन्ग यूज हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है शी डेवलप्ड इनटू अ डोसाइल डिफिकल्ट चाइल्ड, तो शी डेवलप्ड इनटू अ डोसाइल नहीं होगा, ये एक एडजेक्टिव है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। सो द ओनली राइट ऑप्शन विल बी ए। उसके बाद दिया गया है मार्जिनल। नाउ ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। मार्जिनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकदम एज पे होना, ठीक है, एकदम कॉर्नर पे होना या फिर एकदम एंड टू एंड आना। सो मार्जिनल इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ मार्जिन, दैट्स कॉल्ड एज मार्जिनल। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है द फ्यूल प्राइस इंक्रीज
द फ्यूल प्राइस इंक्रीज विल हैव ओनली अ मार्जिनल इफेक्ट ऑन द रोड फ्यूल मार्केट. मार्जिनल मतलब बहुत ही कम, मार्जिन से इफेक्ट होगा. सो द इंक्रीज इन द फ्यूल प्राइस विल हैव ओनली अ मार्जिनल इफेक्ट ऑन द रोड फ्यूल मार्केट. ये सही है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू कंसल्टेंट टू द बिजनेस स्ट्रैटेजी हैज बीन मार्जिनल. जो न्यू कंसल्टेंट आए उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बताई वो बहुत ही मार्जिनल थी, दैट इज नहीं के बराबर थी. तो ये भी सही है. फिर दिया गया है कंपेयर्ड विद द फिनटेक सेक्टर्स द एडटेक इज ऑफ मार्जिनल इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर. तो इसके कंपेयर में ये जो है वो मार्जिनल इंटरेस्ट है, ये भी सही है. ठीक है. सो इस केस के अंदर जो मार्जिनल वर्ड का यूज हुआ है वो तीनों में ही राइट है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज. एनालाइज का मतलब होता है किसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जामिन करना. ठीक है, पता करना. सो एग्जामिन इज द अप्रोप्रिएट वर्ड. अब यहाँ दिया है सिकनेस एनालाइज विद टेरिबल वेदर. मतलब सिकनेस एग्जामिन की गई टेरिबल वेदर के कारण नहीं. सिकनेस यहाँ पे होता कॉज्ड बाय द टेरिबल वेदर, तो ठीक होता. तो यहाँ पे तो इसका रॉन्ग यूज है. फिर है इट्स इन द पुअरर अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम एनालाइज. नहीं, इट्स इन द पुअरर अंडर डेवलप्ड ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री जहाँ पे हम बिगेस्ट प्रॉब्लम को देखते हैं. वी सी नॉट वी एनालाइज, हमको देखने को मिलती है. फिर दिया गया है द चैटी इजी गोइंग टोन ऑफ द नोट्स may analyze some but should amuse the most. may analyze नहीं, may make happy some but should amuse the most, ऐसा कुछ होना चाहिए था. तो यहाँ पे भी इसका रॉन्ग यूज हुआ है. सो द राइट आंसर विल बी ई, नन ऑफ द अबव. कहीं पे भी इस वर्ड का सही यूज नहीं लिया गया है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है, आपको एक पैराजंबल दिया है जिसको आपको रीअरेंज करके एक प्रॉपर फेस बनाना है. तो अगर आपने पैराजंबल वाला वीडियो देखा है तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से पैराजंबल्स को सॉल्व करते हैं. तो इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए क्या ट्रिक्स रहनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं बताई जाएगी, बिकॉज उसके लिए ऑलरेडी वीडियो लेक्चर कवर कर दिए गए हैं. यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताया जाएगा कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. राइट. सो आई सजेस्ट कि आप पैराजंबल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज वन क्वेश्चन जो कि एवरी ईयर पूछा ही जाता है. अब इसके अंदर क्या दिया गया है, यू हैव टू रीअरेंज द 6 सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म द मीनिंगफुल पैराग्राफ. राइट. अब यहाँ पे अगर आप सारे पैराग्राफ पढ़ो तो सबसे पहले दिया है ऑन दी अदर हैंड. ऑलवेज रिमेंबर पैराजंबल कभी भी ऑन दी अदर हैंड से नहीं स्टार्ट होगा. सो ऑन दी अदर हैंड फॉर द एम्प्लॉयर इट्स ग्रेटली रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट बिकॉज एम्प्लॉयज एंजॉय देयर वर्क एंड फील दैट दे आर वर्किंग फॉर अ ग्रेट कंपनी. इसके बाद है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ सेपरेटिंग योर वर्क लाइफ फ्रॉम द पर्सनल लाइफ. ये स्टार्टिंग बन सकता है. That it is important to know that there are many benefits of separating your work life from your personal life. When your life is all about work, you don't enjoy your personal life, and if you spend too much time in your personal life, you will lack the fulfillment and the satisfaction from the work career achievement. Hence it is quite important. जो hence वाले word होते हैं वो generally hence होते हैं, therefore होते हैं, thereby होते हैं, thus होते हैं, ये सारे words last में आते हैं. ठीक है, generally ऐसा होता है. So hence it is quite important to achieve a true balance between the one's personal and the work life, as striving for it will give the tremendous benefit, be it employee or an employer. On the other hand, it simply means more relaxation and less burnout for the employee, which makes them able to work at a better place with more productivity. तो अब यहाँ पे ये सब पढ़ने के बाद हमको पता चल गया है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ऑब्वियसली बी रहेगा, जो कि है इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ सेपरेटिंग योर वर्क लाइफ फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो द बेनिफिट्स ऑफ सेपरेटिंग योर वर्क लाइफ फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ. ठीक है. तो दिस इज़ द फर्स्ट वन. उसके बाद है कि क्यों अलग अलग करना चाहिए. तो एक ये है ऑन द अदर हैंड फॉर द एम्प्लॉयर. नहीं, ऑन द अदर हैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद हम लोग ई ले सकते हैं. दैट ऑन द अदर हैंड इट सिंपली मीन्स मोर रिलैक्सेशन एंड लेस बर्नआउट फॉर द एम्प्लॉय, विच मेक्स देम एबल टू वर्क एट अ बेटर पेस विथ मोर प्रोडक्टिविटी. ठीक है. इसके बाद आएगा ऑन दी अदर हैंड फॉर द एम्प्लॉयर. ये तो किसके लिए था, एम्प्लॉय के लिए. अब एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड फॉर द एम्प्लॉयर इट ग्रेटली रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट बिकॉज एम्प्लॉय एंजॉय देयर वर्क एंड फील दैट दे आर वर्किंग फॉर द ग्रेट कंपनी. तो ये दोनों कनेक्टेड है. पहले एम्प्लॉय की बात आएगी, फिर एम्प्लॉयर की बात आएगी. तो ये जो कनेक्टिंग सेंटेंसेज होते हैं पैराजंबल में वो आपको लोकेट करने आने चाहिए. ठीक है. तो बी ई ए यहाँ तक हुआ. नेक्स्ट आएगा when your life is all about work, you don't enjoy your personal life, and if you spend too much time in your personal life, you will lack the fulfillment and the satisfaction from the work and career achievement. तो C इसके बाद आएगा एंड लास्ट में C आ गया. तो अब जो सेंटेंस बचेगा B E A देन C हुआ एंड द ओनली स्टेटमेंट लेफ्ट विल बी D. तो इसके अंदर ओके यहाँ पे एरर है, यहाँ पे सिर्फ 5 ही सेंटेंसेज है. ठीक है, E तक ही है.
तो लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा डी, हेंस इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अचीव अ ट्रू बैलेंस बिटवीन वंस पर्सनल एंड वर्क लाइफ, एज स्ट्राइविंग फॉर इट विल गिव द ट्रिमेंडस बेनिफिट, बी इट एन एम्प्लॉय और एन एम्प्लॉयर। तो BEACD जो है वो इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा। ओके, नाउ यहाँ पे सिंपली आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हमारा राइट ऑर्डर था BEACD। सो क्वेश्चन है कि सेकेंड स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा ई। थर्ड कौन सा होगा, तो वो होगा ए। फोर्थ कौन सा होगा, तो वो रहेगा सी। फिफ्थ कौन सा होगा, तो वो रहेगा डी। एंड फर्स्ट कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा बी। मेक श्योर कि अगर आप पूरा पैराजम्बल नहीं भी अरेंज कर पाए तो देर आर 2 थिंग्स यू कैन ऑलवेज डू। आप फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप एटलीस्ट 5 में से 2 क्वेश्चन तो स्कोर कर ही सकते हैं। ठीक है, 5 आप 2 लेके ही आ सकते हैं आउट ऑफ 5। तो इतना तो आपको करना ही है कि अगर आपको मिडल वाले सेंटेंसेस में नहीं पता चल रहा है कि उनको किस तरह से अरेंज करना है, सो मेक श्योर कि आप फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई कर पाए। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। नाउ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को जब भी आप सॉल्व करें तो उससे पहले आई विल रिकमेंड कि जितने भी इससे फॉलोड क्वेश्चन हैं उनको जस्ट एक ग्लांस दे दो। ठीक है, एक क्विक लुक दे दो कि क्वेश्चंस किस बारे में है, ताकि जब आप पैसेज को पढ़ो तो आपको वो सारे कीवर्ड हिट करते रहे कि आपको क्या क्या ध्यान से पढ़ना है। ऑलराइट, सो दिस इज द वन थिंग आई ऑलवेज से कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे उससे जस्ट पहले एक बार नेक्स्ट करके आप देख लो कि क्वेश्चंस जो इससे पूछे गए उनके क्या क्या मीनिंग है। सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे देखो ये पूरा पैसेज है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल बॉस। प्रोफेशनल बॉस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। फिर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट काइंड ऑफ वर्क प्रोग्रामिंग नीड टू बी चेंज। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस स्पीकिंग टू अ ट्रेड यूनियन और एन एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव इज वर्दी। एंड उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड टू अग्री विद द ऑथर्स ओपिनियन एज स्टेटेड इन द पैसेज। फिर आपको सिमिलर वर्ड बताना है डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट का, एंड आपको सिमिलर वर्ड बताना है फस का। सो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके आरसी में है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। नाउ देयर इज वन थिंग विद द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सभी लोगों की डिफरेंट अप्रोच रहती है, मे बी राइट भी होगी, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप आरसी को सिर्फ एक ही बार पढ़ो, पर वो एक बार बहुत फास्ट रीड मत दो। एक बार पढ़ो, स्लोली पढ़ो, एंड जैसे जैसे पढ़ रहे हो लाइन बाय लाइन उसको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, वेदर वो हिंदी है, गुजराती है, उसके अंदर कन्वर्ट करते हुए चलो, ताकि आपको समझ आए कि पैसेज का क्या मीनिंग है। रिमेंबर, अगर आप उसको फास्ट पढ़ोगे तो एक बार में आपको कभी नहीं समझ आएगा, तो आपको उसको दूसरी बार पढ़ना होगा, एंड देन उस चक्कर में आपका टाइम लॉस होता जाएगा। तो आरसी को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है एंड बहुत अच्छे से रीड करना है। व्हेन यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एट वर्क, जब अपने काम पे आप बहुत प्रेशराइज्ड फील करने लगते हो, ठीक है, ओवरवेल्म्ड होते हो, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, व्हाई यू फील दैट वे। डू यू हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फील दैट देयर आर टू फ्यू आवर्स इन अ डे। इज योर बॉस पाइलिंग ऑन द प्रेशर और द कंपनी कल्चर इज गेटिंग यू डाउन। क्या रीजन है जिसके कारण आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो। So feeling overwhelmed is actually a stress response when we feel the demand on us outweighs our resources. Feeling out of control and under pressure is a form of an emotional overloading and can also trigger the release of stress hormones such as cortisol and adrenaline. Keeping a journal of thoughts, feeling and actions can help you identify what causes this reaction. तो आपको ये पता करना है कि ऐसा reaction क्यों आता है। वंस वी अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ ट्रिगर करती है, क्या चीज़ हिट करती है, व्हाट ट्रिगर्स द स्ट्रेस, वी कैन परहैप्स अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज एंड वी कैन बिल्ड द स्ट्रैटेजीज अराउंड दोज थिंग। इफ़ योर वर्कलोड इज अनमैनेजेबल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है जिसको आप मैनेज नहीं कर पाते हो, सो इट्स अ गुड आइडिया टू स्पीक टू योर बॉस। सो द ओनली थिंग इज कि आप अपने बॉस से डायरेक्टली बात कीजिए कि अगर जो भी आपका काम है वो अनमैनेजेबल है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, सो द बेस्ट आइडिया इज टू डायरेक्टली टॉक टू योर बॉस। दिस कैन बी अ डॉन्टिंग प्रोसेस। हो सकता है कि आपको इसमें डर लगे, या फिर हो सकता है आपको देर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग जॉब एंड मेनी अदर थिंग, बट मेकिंग अ प्लान बिफोर योर डिस्कशन विल हेल्प। बट डायरेक्ट क्लियर बात करनी या फिर प्लान बनाना आपको बहुत हेल्प करेगा। रिविजिट योर जॉब डिस्क्रिप्शन बिफोर द मीटिंग। एक्सप्लेन टू योर बॉस द टास्क यू आर इन्वॉल्व्ड इन, हाउ लॉन्ग दे टेक, द रिसोर्सेज दे रिक्वायर, why you find them challenging and the practical suggestion for a solution। तो उनको कंप्लीट एक्सप्लेन करो कि क्यों आपको इतना टाइम लगता है, क्यों आपको जो वर्क है वो इस तरह से ओवरलोडिंग लगता है। ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस इन द मीटिंग, रिमेन काम एंड प्रोफेशनल। बहुत ज़्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ उसको बोल के बताओ। फोकस ऑन द कंसर्न्स अबाउट द क्वालिटी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर स्टिल कमिटेड टू डूइंग अ गुड जॉब। आपको इस तरह से नहीं बताना है कि आप बहुत ज़बरदस्ती से या मजबूरी में काम कर रहे हो, आपको
कंट्रोल्ड रहना है एंड बताना है कि आप स्टिल कमिटेड हो, आप काम करना चाहते हो, हाँ, बट ओवर वर्क नहीं करना चाहते हो. सो इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस आस्किंग फॉर हेल्प एंड योर मैनेजर मे नॉट रियलाइज हाउ मच वर्क यू हैव ऑन. फिर दिया है लर्न टू से नो एज इट इज मस्ट टू सर्वाइव एंड हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप नहीं बोलना सीखिए. जो काम आप नहीं कर सकते, डोंट से येस इन एवरीथिंग एंड देन यू आर अनएबल टू डू दैट. सो लर्न टू से नो एज इट इज मस्ट टू सर्वाइव एंड हैव अ स्ट्रेस फ्री वर्क लाइफ. Often people who say yes to everything have this instilled in them in childhood because they think if they do not obey the rules they will be rejected. तो वो लोग जिनको fear होता है कि अगर हमने नहीं बोल दिया तो हमको निकाल देंगे, तो वो आदत जाने देनी है. So in a working environment people might think that they are lucky to have a job, so it is best to keep their head down and not fuss. हर चीज़ में पंगा करने की ज़रूरत नहीं है. Challenging this type of a work programming can take some time, but it can be done. If your boss is professional, you should get a positive reaction when raising the issue. The situation may be because of a temporary factor you are unaware of, and they may be able to help in some way. तो अगर आपका बॉस पॉजिटिव है, अगर आपका बॉस प्रोफेशनल है, अगर वो समझता है आपके काम को, so he'll definitely help. So this is an ideal scenario, but unfortunately not always the case. पर हमेशा ऐसे नहीं होता है. कुछ बॉस होते हैं जो कि किसी भी कंडीशन में नहीं समझते हैं. So if a bad boss is putting in extra work on you without caring, then that's a most difficult situation. In these circumstances, it is worth speaking to a trade union or an employer representative and look into the company's grievance procedure. तो उससे बेटर है कि आप उनसे नीचे जो भी एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करो एंड कंपनी का प्रोसीजर देखो. ठीक है. सो दिस वाज अ पैसेज अबाउट अ कंपनी एंड द बॉस. नाउ हम लोग क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द लाइकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल बॉस. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? रिविजन ऑफ द एम्प्लॉय जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलोड बाय अ डिमोशन, ये नहीं है. रिमाइंडिंग द एम्प्लॉय दैट अदर्स आर शेयरिंग अ सिमिलर वर्कलोड, ये भी बॉस की नहीं होती है. सजेस्टिंग द एम्प्लॉय दैट ही एंड शी शुड विजिट अ साइक्रियाट्रिस्ट, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी को. शेयरिंग द पर्सनल एक्सपीरियंस विद द एम्प्लॉय एंड सजेस्टिंग अ सूटेबल अप्रोच, तो ये एक आइडियल बॉस की निशानी होती है कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं एंड एक बेटर सजेशन देते हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. यहाँ पे सबसे पहले दिया है, कम्युनिकेटिंग विद द बॉस विल मेक वन अवेयर ऑफ अ टेम्पररी फैक्टर दैट माइट हेल्प वन हैंडल द वर्कलोड. तो अगर आप अपने बॉस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं तो वो हेल्प करेगा आपका वर्कलोड कम करने में भी एंड आप इजीली काम कर पाएंगे. सो दिस इज राइट. नेक्स्ट इज द रिलीज ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन्स सच एज द कॉर्टिसोल एंड द एड्रेनलिन इज ट्रिगर्ड बाय द इमोशनल ओवरलोडिंग. तो जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये भी मेंशन है पैसेज में. Next is, it is important to get overwhelmed at work so as to ensure that one performance at the workplace remain top notch. This is wrong. Overwhelmed रहना ज़रूरी नहीं है. So 1 and 2 is the right answer. इसके बाद next दिया गया है, according to the author, what kind of work programming need to be changed as mentioned in the passage. Performing the same job again and again which makes one lethargic. किसी को lethargic मतलब होता है lazy बनाना, तो ये यहाँ पे नहीं होगा. An ideal work structure where everything occurs in an optimized way, तो ये भी नहीं बताया गया है. Obeying the rules so as to ensure that one remains employed. ठीक है. तो यहाँ पे क्या पूछा है, ऑथर के अकॉर्डिंग किस तरह की वर्क प्रोग्रामिंग चाहिए. तो यहाँ पे ऑथर ने क्या बताया कि सबको अपने रूल्स ओबे करने चाहिए ताकि सब एम्प्लॉयड रहे. सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो बॉस को बोलनी चाहिए. सो दिस इज राइट. इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, ऑप्टिंग फॉर दोज टास्क ऑन विच वन कैन अवॉइड गेटिंग स्ट्रेस्ड. तो हम हमेशा ऑप्ट तो नहीं कर सकते हैं उसको क्योंकि वो वर्क है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड. डिमांड से सिमिलर वर्ड कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे वर्ड है सेंसर, वो तो नहीं हो सकता. फिर दिया गया है अबेट, ये भी नहीं होगा. स्टेट भी नहीं होगा. डिमांड से सिमिलर वर्ड है रिक्वायरमेंट, जो भी डिमांड से या जो भी रिक्वायरमेंट है. राइट. इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस स्पीकिंग टू द ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव इज वर्दी. कब इनसे बात करनी चाहिए, जब आपका बैड बॉस हो एंड वो आपकी कंडीशन को समझने को रेडी नहीं हो. तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं. सबसे पहले है व्हेन वन हैज़ अ सर्टेन पर्सनल प्रॉब्लम. अब यहाँ पे कहीं पे ये नहीं मेंशन किया है कि पर्सनल प्रॉब्लम हो तब ट्रेड यूनियन से बात करो. राइट. सो व्हेन वन हैज़ सर्टेन पर्सनल प्रॉब्लम एंड इज नॉट एबल टू कन्फ्रंट हिज और हर सुपीरियर. नहीं. व्हेन अ सुपीरियर ओवरबर्डन्स एन एम्प्लॉय एंड इट इज इनडिफरेंट ऑफ हिज और हर वर्कलोड. ठीक है. जब वो ओवरबर्डन हो जाए. सो दिस इज राइट. फिर है व्हेन द ग्रीवियंस प्रोसीजर इज अनएबल टू प्रोवाइड अ फिजिबल सोल्यूशन. दिस इज रॉन्ग. व्हेन देयर इज अ इशू विद अ सर्टेन कलीग. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
जब आपके जो सुपीरियर है, दैट इज जो आपके बॉस है, वो आपको ओवरबर्डन कर दे, उस टाइम इट इज बेटर टू टॉक टू द ट्रेड यूनियन और द एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड टू अग्री विद द ऑथर्स ओपिनियन। रिमेंबर, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिए जाते हैं, उन सब में जो आपका व्यू है, दैट इज जो आपके आंसर करने की अप्रोच है, वो ऑथर ने क्या सोच के पैसेज में लिखा है उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। कभी भी आपको क्या लगता है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, वो किसी को नहीं पड़ी है, ठीक है। ऑथर ने क्या सोच के पैसेज दिया है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है ऑलवेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द ऑथर्स ओपिनियन एज स्टेटेड इन द पैसेज। तो ऑप्शंस क्या क्या है, अ डिस्कशन विल गिव योर मैनेजर अ क्लियर आइडिया अबाउट द वर्कलोड विच विल अल्टीमेटली लीड टू योर प्रमोशन। पर इससे प्रमोशन की तो कई बात नहीं करी गई है, राइट। देन दिया गया है, इफ वी आर अनेबल टू बिल्ड द स्ट्रैटेजी टू अवॉइड गेटिंग ओवरलोड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपन्स इन द फर्स्ट प्लेस। पर काम को अवॉइड करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की भी जरूरत नहीं है। फिर दिया गया है, आर इनएबिलिटी टू रिफ्यूज अ टास्क इज बिकॉज ऑफ द इनग्रेन्ड फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। सो दिस इज द राइट आंसर, ओनली 3 इज द राइट आंसर। कि बहुत बार हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम लोग हर काम के लिए हाँ बोलते रहते हैं, येस करते रहते हैं, डिस्पाइट वो अनमैनेजेबल है। तो वो क्यों होता है, बिकॉज हमको कहीं ना कहीं फियर है कि हम लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आर इनएबिलिटी टू रिफ्यूज अ टास्क इज बिकॉज ऑफ द इनग्रेन्ड फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर। रिमेंबर, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि कहीं पे मोस्ट ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं, कहीं पे मोस्ट सिमिलर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट है कि अपने बॉस से बात करना एक डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। तो फेंट होप नहीं, स्ट्राइकिंग फिगर, ब्रिलियंट आइडिया तो नहीं हो सकता, स्कैरी आइडिया, ठीक है। डॉन्टिंग का मतलब ही स्कैरी होता है। तो ऑल्दो आपके बॉस से डायरेक्ट बात करना कि आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं एंड टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये एक स्कैरी आइडिया है, बट स्टिल इट विल हेल्प यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड फस। फस से सिमिलर कौन सा है, सपोर्ट नहीं, डेस्पेयर भी नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट, ठीक है। सो जो प्रोटेस्ट है वो इससे सबसे क्लोजेस्ट है, बिकॉज फर्स्ट का मतलब ही होता है कोई तरह का डिस्प्यूट या कोई चीज़ जिसे डिसअग्री कर रहे हो। तो प्रोटेस्ट जो है वो इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 sentences given below, 1 is grammatically correct. You have to find out the correct sentence and mark the relevant option as your answer. If all the sentences are incorrect, तो आपका आंसर होगा E, all are incorrect. तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, द लेडी गॉट अप एंड कॉल्स आउट टू द मेड, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। द लेडी गॉट अप एंड कॉल्स आउट नहीं होगा, कॉल्ड आउट टू द मेड होगा, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है, राघव शट द बालकनी डोर एंड वेंट बैक इनटू द रूम। सो राघव शट द बालकनी डोर एंड वेंट बैक, ठीक है, पास्ट में ही लिखा है, इनटू द रूम, तो दिस इज राइट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया गया है, इन हर हैप्पीनेस नोज नो बाउंड when they purchases her paintings, when they purchase आएगा, when they purchase her paintings आएगा, so ये भी गलत है। फिर है, he wed Beatrice in 1898 and by 1905 the couple have 4 children, ठीक है। अब यहाँ पे he wed Beatrice in 1898 and by 1905 the couple had होगा, the couple had 4 children, ना कि have। तो इसके अंदर राइट है सिर्फ बी वाला, ओनली 2 इज करेक्ट, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। तो अब ये सेंटेंसेस में कौन से करेक्ट होते हैं, कौन से नहीं करेक्ट होते हैं, इसके लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि ऑलरेडी आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ा दिया गया है, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कहाँ पे हैव आएगा, कहाँ हैड आएगा, कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, क्या जिरंड होता है, ठीक है। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब आपको आने चाहिए। वर्ब है, एडजेक्टिव्स है, ठीक है, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्टिव वर्ड्स, ये जितने भी है ये सब आपको आएंगे तो ही आप इसके अंदर एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इंक्लूडिंग टेंसेस भी आपको पता होना चाहिए, फिर मॉडल भी आपको आने चाहिए, तो ही आप इस सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, अ लूप ऑफ थ्रेड फ्रॉम हिज स्वेटर कॉट ऑन अ नेल। एक लूप जो उसके स्वेटर पे था वो उसके नेल पे अटक गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, अ लूप ऑफ थ्रेड फ्रॉम हिज स्वेटर कॉट ऑन अ नेल, ये सही है। फिर दिया है, सम मेनियक वॉज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, जो कि पागल होता है, ठीक है, सम मेनियक वॉज रनिंग डाउन अ स्ट्रीट वेविंग अ मैसिवली मेटल बार, ठीक है। वेविंग अ मैसिव आएगा, मैसिवली नहीं आएगा यहाँ पे, रादर मैसिव एक एडजेक्टिव यूज होगा। सो वेविंग अप यहाँ तक ही आएगा, मैसिव मेटल बार, सो दिस इज रॉन्ग। उसके बाद दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट, दैट यूनाइटेड स्टेट्स
यूनाइटेड स्टेट लॉन्च्ड अ फॉर्मल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द फॉरेन रिपोर्टर्स, तो द यूनाइटेड स्टेट्स आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है आफ्टर डिनर वी सेटल्स, नहीं होगा, वी सेटल्ड होगा। डिनर के बाद, आफ्टर डिनर वी सेटल्ड इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन फॉर द इवनिंग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इस केस में राइट आंसर होगा ओनली ए। इसके बाद दिया गया है आउट ऑफ द 4 सेंटेंसेज, अगेन आपको जो एक ग्रामेटिकली करेक्ट है वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले है वन ऑफ द मेन रीजन आई केम टू इंग्लैंड वॉज टू स्टडी द लैंग्वेज, ठीक है। सो वन ऑफ द मेन रीजन नहीं, वन ऑफ द मेन रीजन्स, वन ऑफ द मेन, वन आउट ऑफ मैनी है ना, वन आउट ऑफ मैनी यूज करते हैं। सो वन ऑफ द मेन रीजन्स आई केम टू इंग्लैंड होगा, तो ये गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन बी दे रखा है वी वर टॉट पेंटिंग एंड ड्रॉ एट आर्ट कॉलेज, तो यहाँ पे क्या यूज किया है, वी वर टॉट पेंटिंग एंड लगाया है। तो अगर पहले एंड से पहले, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर एंड से पहले जो फॉर्म आता है वो एंड के बाद भी आता है। एक और चीज़ होती है कि अगर एंड से पहले पॉजिटिव वर्ड यूज हो रहा है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। द सेम केस गोज विथ बट एंड येट, अगर कोई वर्ड बट एंड येट से पहले आ रहा है तो वो सेम वर्ड यहाँ पे भी आएगा, बस उसका टोन चेंज हो जाएगा। दैट इज अगर ये पॉजिटिव यहाँ है तो नेगेटिव यहाँ आएगा, एंड नेगेटिव वर्ड अगर बट से पहले है तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, ठीक है। जैसे शी वॉज इंटेलिजेंट येट नॉट ब्यूटिफुल, ठीक है। तो बट एंड येट से पहले 2 ऑपोजिट तरह के वर्ड आते हैं, एंड के आर पार सिमिलर वर्ड्स आते हैं। तो अगर यहाँ पे पेंटिंग यूज हुआ है तो यहाँ पे ड्राइंग यूज होगा, वी वर टॉट पेंटिंग एंड ड्राइंग एट द आर्ट कॉलेज होगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर थर्ड है शी हैड टू ड्रैग हर चाइल्ड अवे फ्रॉम द टॉय शॉप, शी हैड टू ड्रैग हर चाइल्ड अवे फ्रॉम द टॉय शॉप, तो ये तो सही है एकदम, इसके अंदर कोई भी तरह का एरर नहीं है। एंड देन इसके बाद जो डी पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या गिवन है, अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द जॉब, नहीं, द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रैवलिंग आएगा। टू ट्रैवलिंग प्रेपोजिशन गलत यूज हुआ है, द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द जॉब, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा दैट ओनली सी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर ऑलवेज हंग्री व्हेन दे गेट होम फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन आर ऑलवेज हंग्री व्हेन दे गेट होम फ्रॉम स्कूल, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है कि देयर अ मिडल एज्ड कपल, देयर अ मिडल एज नहीं, देयर आर आएगा, देयर आर अ मिडल एज कपल विथ ग्रोन अप चिल्ड्रन, तो ये तो गलत हो गया। फिर थर्ड लिखा गया है माई मेन कंसर्न अबाउट मूविंग एट सैन फ्रांसिस्को, नहीं होगा, अबाउट मूविंग टू सैन फ्रांसिस्को, माई मेन कंसर्न अबाउट मूविंग टू सैन फ्रांसिस्को इज द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग। एंड लास्ट के अंदर इसमें ले लिया गया है एलियन डज मोस्ट ऑफ द वर्क अबाउट द हाउस, नहीं, अराउंड द हाउस होगा। सो एलियन डज मोस्ट ऑफ द वर्क अबाउट द हाउस भी रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पे टू सैन फ्रांसिस्को आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में राइट आंसर सिर्फ एक ही बनेगा, दैट द चिल्ड्रन आर ऑलवेज हंग्री व्हेन दे गेट होम फ्रॉम स्कूल। अब ये जो सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको अगर पढ़ने में भी रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, मान लो कि अगर आपका इंग्लिश पे इतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है, तो अगर आपको पढ़ने में भी रॉन्ग लग रहा है तो भी आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड जो सही जो है सेंटेंस उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि इसके लिए जो बेस ऑफ इंग्लिश है आपका वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ये थे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, सारे ही इजी क्वेश्चंस थे, तो आप इजीली इसके अंदर से 26 to 27 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इजी एंड डुएबल थे, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नाउ मैथ्स के अंदर हमें पता है कि टोटल जो है 35 क्वेश्चंस आते हैं फॉर द 35 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है इसके अंदर वो 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग रहता है। तो 35 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग में आते हैं, तो उसको भी आपको 20 मिनट्स के अंदर ही सॉल्व करना है। सो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आपकी स्पीड मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्हेन आई से स्पीड मैथ्स आई मीन दैट आपको जितने भी टेबल्स है, जो भी स्क्वायर्स है, जो भी मल्टीप्लिकेशंस है, स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स है, ठीक है, जो परसेंटेजेस है, फ्रैक्शन है, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑल्सो रिमेंबर कि आपको देख के पता चलना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस डुएबल हैं, कौन से आपको करने हैं, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि डेफिनेटली थोड़ा टाइम लेंगे, उनको आपको स्किप करना है। ऑलराइट, सो विल सी ऑल द क्वेश्चंस। सबसे पहले दिया गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सो ये एक मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 72,000 से 36,000 हुआ, फिर 12,000, 3,000, 6,000, तो इजीली देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हुआ है, यहाँ डिवाइड बाय 3 हुआ है, यहाँ डिवाइड बाय 4 हुआ है,
3000 के बाद यहाँ डिवाइड बाय 5 हुआ है, तो अब डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, तो 600/6 नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, तो सीरीज के क्वेश्चंस आपको देखते ही आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए। आपको सीरीज के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर मान लो 1 मिनट के अंदर आपकी सीरीज नहीं बन रही है, सो यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट 6 है, 8 है, 14, 26, 46 एंड आपको नेक्स्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है। 6 एंड 8 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ आप देखोगे तो 12 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का है। तो यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या है। तो जब आपको सिंगल डिफरेंस से नहीं पता चल रही है कि सीरीज किस तरह से फॉलो हो रही है, ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ डबल डिफरेंस। इसका एक बार वापस डिफरेंस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8। नाउ द थिंग इज क्लियर, डबल डिफरेंस लेने पे कि ये 4 का डिफरेंस है, 6 का है, 8 का है, तो ऑब्वियसली यहाँ 10 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ 10 का डिफरेंस मतलब ये वैल्यू 30 हो जाएगी, ये वैल्यू 30 मतलब 46 में 30 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 76 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है 76, 80, 107, 123। नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है एंड देन दिया गया है 284। ठीक है, तो अगेन आपको इसके अंदर मिसिंग फाइंड करना है। 76 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 80, फिर आ रहा है 107, फिर आ रहा है 123 एंड आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। अगेन अगर आप यहाँ डिफरेंस लो तो ये 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो ये 27 का आ रहा है। फिर अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे सो 123 माइनस 107, सो दिस इज व्हाट 6 एंड ये हो जाएगा 16 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, सो ये नंबर क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, दैट इज ऑल्टरनेट स्क्वायर एंड क्यूब चल रहा है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब क्या होता है 125। रिमेंबर कोई भी तरह का रीजन नहीं चलेगा कि क्यूब नहीं आता है, ये नहीं होता है, आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा मैथ्स के अंदर। तो जैसे ही आप इसमें 148 ऐड करते हैं, सो दिस विल बी 5 + 3 8 4 248 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 400, फिर दिया है 394, फिर है 378, 352 एंड 316। नंबर देख के ही पता चल रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का, यहाँ पे डिक्रीज होके 16 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 26 का डिफरेंस आएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 6 अगेन 5 1 ओके, सो ये 36 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 6 का डिफरेंस, फिर 16 का, फिर 26 का एंड यहाँ पे 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। सो वो ऑब्वियसली क्या होगा जिसमें 46 का डिफरेंस आए, मतलब कि आपको 316 में से 46 कम करना है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 316 माइनस 46 दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 27। सो 270 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर दिया है 18, 31, 42, 49, 54। 18 के बाद 31 आया, दैट इज 11 का डिफरेंस, नहीं 18 के बाद 31 आया मतलब 13 का डिफरेंस है यहाँ पे। 31 से 42 मतलब 11 का डिफरेंस, 42 से 49 7 का डिफरेंस एंड 49 से 54 यहाँ पे 49 हुआ एंड देन 54 मतलब यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 13 है, फिर 11, फिर 7, फिर 5, ये क्या है प्राइम नंबर्स है। तो कैसे आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, एक नंबर सीरीज पे वीडियो बनाया गया है, उसको अच्छे से देखो। तो उसमें बताया गया है कि आपको सीरीज का अप्रोच क्या देखना है। आपको पहले देखना है कि सीरीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की है या नहीं। उसके बाद आपको देखना है वो अल्टरनेट सीरीज है या नहीं। फिर आपको देखना है कि वो प्राइम नंबर की सीरीज है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो प्राइम नंबर का है। 13 के बाद 11 का डिफरेंस, फिर 7 का, फिर 5 का। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है दैट इज 3। तो 3 का अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेंगे दैट इज 3 ऐड करेंगे, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 57। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ना आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा। सो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। ये क्या है 2400 प्लस 75% को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। 3/4 ऑफ आपको x निकालना है, डिवाइड बाय 3 इंटू 1700। ठीक है, नाउ इसको कैसे सॉल्व करोगे, 4 LCM ले लो तो ये क्या बन जाएगा 4 4 16, यहाँ 1 आ जाएगा 9600 प्लस ये बन जाएगा 3x, ये 3 इधर आएगा। ठीक है, ये डिवाइड बाय 4 ऑलरेडी है, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5100। ऑलराइट, नाउ 4 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी 9600 प्लस ऑफ 3x इज इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड 20400। ठीक है, एंड अब 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20400 में से 9600 को माइनस कर देते हो, सो दिस विल बी 14 - 6 इज 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 9, सो दिस विल बी 1080 एंड इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हो सो दिस विल बी 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3600 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे दे रखा है 12 इंटू 5/4 एंड इंटू आपको 8 करना है, तो क्या होगा 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 एंड पहले इसको सॉल्व करना है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 = 12 होते हैं, 5
3 सा 15, 15 इंटू 8 अगर आप यहाँ पे करोगे तो 120 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 984 को आपको 4 से डिवाइड करना है, प्लस एक x आएगा उसको आपको 5 से डिवाइड करना है, दिस इज इक्वल टू 1578। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, दिस इज 4 2 ज़ा 8, 18, 4 4 ज़ा 16, 24 एंड 4 6 ज़ा 24, ये यहाँ पे आएगा 246 प्लस x बाई 5 इज इक्वल्स टू 1578 दे रखा है। नाउ अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 1578 माइनस अगर आप 246 करते हो, ठीक है, तो दिस x बाई 5 विल बी इक्वल टू 1332 एंड यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, दैट इज इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6660 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, x% ऑफ 4500 प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 2820, ये 20 कैंसिल हो जाएंगे तो दिस इज व्हाट 45x इज इक्वल्स टू 2820 में से 1200 माइनस कर दो, सो दिस विल बी व्हाट 1620, दैट इज 45x इज इक्वल्स टू 1620, या फिर x की क्या वैल्यू होगी, दिस डिवाइड बाय 45, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, 20, यहाँ पे 4 आएगा एंड ये 9 हो जाएगा, इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 सा 27 एंड 54 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 6। सो जो 36 है वो इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये तो आपको स्किप करने ही नहीं है, ठीक है, स्पेशली इन द क्लर्क एग्जामिनेशन। आपको अगर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से मिलता है, अगर आपको नंबर सीरीज में से क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मिलता है, तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंडर रूट ऑफ 144 किसका होता है 12 का, प्लस अंडर रूट ऑफ 169 किसका होता है ये 13 का स्क्वायर, 12 प्लस 13 इंटू 3 इज इक्वल्स टू x बाई 5, इसको अगर आप ऐड करोगे सो दिस विल बी 25 इंटू 3, ये भी 5 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x, ये क्या बन जाएगा 25, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 इंटू 5, दिस विल बी व्हाट 5 5 25, 7 5 35 इंटू 375 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिवाइड बाय 4 प्लस 25, पहले आपको इसको सॉल्व करना है एंड देन 60 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करोगे, सी पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो 3 प्लस 100 बाई 4 हो जाएगा इंटू 60 हो जाएगा, सो ये 103 बाई 4 इंटू 60, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 4 को इसके साथ कैंसिल कर दो, दिस विल बी 1 एंड 20 बचेगा, ये हो जाएगा 15, तो 103 को 15 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1545 के बराबर। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 170 माइनस एक्स। ये 2 डिवाइड का क्या मतलब होता है, मतलब मान लो अगर इसके नीचे 1 है तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 280 डिवाइड बाय 4, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 1/2, तो 2 डिवाइड का सिंपली मतलब होता है कि 2 भी यहाँ आ जाएगा। ऑलराइट, सो 280 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 170 माइनस एक्स। आपको इसको सॉल्व करना है, 4 से कैंसिल करते हैं, 470 यहाँ पे आ जाएगा 35, तो x की क्या वैल्यू होगी 170 माइनस 35, सो 135 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पे दिया है 5/6। आपको क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लेना है, इन सब का कॉमन एलसीएम आ जाएगा 18, सो 9 3 ज़ा 27 यहाँ होगा, 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 यहाँ आ जाएगा, 6 3 ज़ा एंड 3 5 इज 15। सो ये इंटू 15 आपको नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी, तो 27 ये कितना हो गया 27 + 27, सो दिस इज व्हाट 54 डिवाइड बाय 18 इंटू 15, 18 3 टाइम्स इज 54 एंड 15 3 ज़ा इज 45, सो द राइट आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज 45। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का क्यूब। रिमेंबर क्यूब्स एंड स्क्वायर आपको एटलीस्ट 20 तक तो आने ही चाहिए, क्यूब्स 15 तक एंड स्क्वायर 30 तक आने चाहिए। ओके, सो 3 का क्यूब होता है 27 + 6 स्क्वायर होता है 36 प्लस आपको 440, इतना इजी क्वेश्चन है। सी 13 एंड ये 6 and 4 is 10, 503 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या दे रखा है 780। बॉडमास रूल याद रखना है कि पहले डिवाइड होगा, पहले इसको इसमें प्लस नहीं करना है। ठीक है, 324 डिवाइड बाई 6 माइनस 112, तो ये क्या होगा 6 5 ज़ा 30, 24 6 4 ज़ा 24। अब एडिशन वाले पहले करेंगे, दैट इज 780 में 54 ऐड करेंगे, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी व्हाट दिस इज व्हाट 10 एंड 13, तो 834 माइनस 112, सो दिस विल बी 22722। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सिर्फ रूट की हेल्प से ही सॉल्व करना है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी इक्वेशन में माइनस एन प्लस आते हैं तो हमको जो रूट्स है वो किस तरह मिलते हैं, प्लस एन प्लस मिलते हैं। एंड हमको 16 लेके आना है। रूट क्या है, 16 है, दैट इज 2, 8, 2, 4, 2 एंड 2, 4 बार 2 एंड देन 3 आएगा। इससे 16 बनाना है। कैसे होगा, 2 2 4, 8 एंड ये 6, तो 8 एंड 6 16 नहीं होगा। देन 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 3 भी नहीं होगा। 3 2 6 2 12 एंड 4, 12 एंड 4 जो है वो यहाँ मिलके 16 बना रहे हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आएगा। रिमेंबर इसके आगे कोएफिशिएंट भी है, सो ये 12/16 होगा, ये 4/16 होगा। ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी एंड ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर हम लोग इसको 4 से कैंसिल करें तो ये वैल्यू 3/4 आएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, 2, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2। नाउ सी वन थिंग, ये है 3/4, दैट इज ये वैल्यू कुछ आएगी पॉइंट में, 0.30 होगा, तो दैट इज 0.7 के आसपास आएगी एंड ये 0.2 के आसपास है। तो दोनों केस में जो y है वो बड़ा है, सो ऑब्वियसली इस केस के अंदर आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा दैट y इज ग्रेटर देन x। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 4 = 0, ठीक है। जब भी इवन पावर होती है तो दो साइन आते हैं, प्लस माइनस। जब ऑड पावर होती है तो एक ही साइन आता है, दैट इज प्लस। x² - 4 = 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x² = 4, या फिर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं x = +-2। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, -n+, तो जो रूट्स आएंगे वो किस तरह के होंगे, +n+। क्या दे रखा है, 9, तो 3 and 3 दो रूट्स बनेंगे। नाउ जो 3 है वो दोनों से बड़ा है, तो अगेन इस केस के भी अंदर आंसर क्या आएगा, दैट क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। जो y है उसकी दोनों वैल्यूज दैट इज +3 दोनों से बड़ी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसी इक्वेशन दे रखी है, ax² + bx - c वाली। तो जब प्लस माइनस होते हैं तो जो रूट्स है वो कैसे आते हैं, pn है तो रूट्स कैसे आएंगे, -n+। सिमिलरली यहाँ पे माइनस प्लस है तो जो रूट्स है वो किस तरह के आएंगे, +n+ के फॉर्म में आएंगे। नाउ रूट्स क्या बनेंगे, 5 है एंड 2 है, ठीक है। तो 3 लाना है तो ऑफकोर्स 5 पहला आएगा फिर 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 5 हो जाएगा बिकॉज कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या क्या रूट्स बनेंगे, -1 एंड दूसरा रूट बनेगा +2/5, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। एंड यहाँ +n+ के रूट्स आएंगे, वो क्या वैल्यू होगी, 4 and 3 यहाँ पे दिया गया है, सो 4 पहले आएगा एंड 3 पहले आएगा, डिवाइड बाय 4, दैट इज ये वैल्यू होगी 1 एंड ये वैल्यू हो जाएगी 30, तो हम लोग इसको ले सकते हैं, दिस इज व्हाट 0.75। तो अब जो 1 है वो दोनों से बड़ा है एंड जो 0.7 है वो भी दोनों से बड़ा है, तो इस केस के अंदर जो क्लियरली आंसर है वो क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन x। फिर जो इक्वेशन है यहाँ पे अगेन -n+ है तो जो रूट्स है वो ++ आएंगे, यहाँ भी -n+ है तो जो रूट्स है वो ++ आएंगे। अब रूट्स क्या आएंगे, यहाँ पे दे रखा है 40, हमको लाना है 13। 40 कैसे होता है, 2 × 20, इससे 13 नहीं आएगा, 2 × 2 × 10, दैट इज 4 and 10, इससे भी नहीं आएगा, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो अब 2 2 4, 4 2 8, 8 and 5 13 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूट आएगा 8, दूसरा आएगा 5, फिर यहाँ पे दे रखा है 5, तो एक रूट आएगा 5, दूसरा रूट आएगा 1। तो अगर आप 8 को कंपेयर करो तो x बड़ा है एंड इसके अंदर अगर 5 को कंपेयर करो तो x ग्रेटर एंड इक्वल है। तो दोनों केस में क्या बन रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, या फिर जो क्वांटिटी 1 है इट इज ग्रेटर इक्वल टू क्वांटिटी 2। तो इस केस के अंदर जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है +n+ के रूट है। जब दोनों ++ होते हैं तो जो रूट्स होते हैं वो दोनों कैसे आएंगे, दोनों नेगेटिव, दैट इज -- के। सिमिलरली यहाँ पे भी ++ है तो रूट्स कैसे आएंगे, -- के। अब रूट्स बनेंगे क्या, 15 है एंड 8 है, उसे 22 लेके आना है। तो 15 को हम लोग 3 × 5 लिख सकते हैं, इसको अभी 4 × 2 लिखते हैं, तो 12 and 10, ठीक है। 12 and 10 दोनों रूट बन गए, तो एक रूट होगा -12, दूसरा रूट होगा -10, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट आएगा तो ये हो जाएगा 8। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट 1 यहाँ पे बचेगा 1, 3/2 है सो दिस विल बी 1.5 माइनस का, एंड ये 5/4 है दैट इज इट विल ऑल्सो बी माइनस ऑफ 1.2। फिर नेक्स्ट रूट क्या है, 15y² + 11y + 2, तो 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं एंड 2, 11 लेकर आना है तो क्या होगा 6 and 5, तो -6 डिवाइड बाय 15 एंड -5 डिवाइड बाय 15, ये दो रूट्स बनेंगे। नाउ अगेन सिंस ये रूट आए तो 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 2/5 होगा एंड ये 1/3 हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -0.4 एंड ये कितना हो जाएगा, -0.33।
सो अब अगर कंपेयर करो तो नेगेटिव के अंदर जो स्मॉलर होता है वो बड़ा होता है, दैट इज 0.4 इन दोनों से बड़ा है। सिमिलरली जो 0.3 है वो इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, ये बात पता है ना। नेगेटिव के अंदर जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो इस केस के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट द क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। सो वो इसके अंदर क्लियर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ए किसी एक काम को 25 दिन में करता है, तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 1/25 मान सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया है? बी इज 40% लेस एफिशिएंट देन ए। बी जो है वो ए से 40% कम एफिशिएंट है। 40% कम एफिशिएंट होना मतलब सिर्फ 60% एफिशिएंट होना। तो बी उस काम को कितनी एफिशिएंसी से करेगा? 60%, यानी कि 0.6/25 से, ठीक है। तो ये बी का 1 डे का वर्क हो गया। नाउ इसके अंदर क्या दिया है? अगर ए एंड बी साथ में काम करते हैं तो इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। तो 80% ऑफ द वर्क मतलब 0.8 ऑफ वर्क कब कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? सी टोटल वर्क कितना आ रहा है? 1/25 प्लस 0.6 ऑफ 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 ऑफ 25 आएगा। तो टोटल जो 80% वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो दिस 0.8 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 1.6, दिस विल बी 2, 25/2 दैट इज 12.5 डेज में जो है ए एंड बी दोनों किसी गिवन वर्क को कंप्लीट करेंगे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71, ठीक है। कुछ 11 नंबर है, 1 2 3 ऐसे ऐसे 11 नंबर्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। तो एवरेज ऑफ 11 नंबर 71 है। तो टोटल सम यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 1, 8 एंड 7। 11 अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो इन सब नंबर्स का सम हो जाएगा 781। फिर दे रखा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 73, दैट इज 73 इंटू 5 कर दो। सो दिस विल बी 5 3 ज़ा 15, 35, 365। पहले 5 नंबर जो है, फर्स्ट 5 नंबर है, उनका सम हमको मिल गया 365। इफ द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स 5, फिर लास्ट 4 नंबर दैट इज 9, बीच के 2 नंबर अभी हमको नहीं पता। लास्ट 4 नंबर का एवरेज अगर 84 है तो उनका सम कितना हो जाएगा? 84 इंटू 4, सो दिस विल बी 16, 336। तो हमें बताना है कि एंड द रेशियो ऑफ द 6th एंड द 7th नंबर यहाँ पे दे रखा है 9:7। पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 365 एंड 336। तो ये टोटल कितना हो गया? 11, दिस इज व्हाट 10 एंड 701। तो 781 में से 701 हमने निकाल दिया 08। तो जो 6th एंड 7th नंबर है डिवाइड बाई 2, उसका टोटल एवरेज यहाँ पे है 80। नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो 6th एंड 7th नंबर है उनका रेशियो दे रखा है 9:7, दैट इज 9x प्लस अगर हम लोग 7x करें, 16x की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, दैट इज 80। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें कौन सा नंबर बताना है? 6th नंबर। तो 6th नंबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 9 दैट इज 45 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु इन्वेस्टेड रुपीज ए। नाउ ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आशु इन्वेस्टेड रुपीज ए इन स्कीम पी एंड ए प्लस 400 इन अनदर स्कीम क्यू। तो उसने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया सबसे पहले, ठीक है, उसने एक इन्वेस्ट किया स्कीम ए में, ठीक है। ही गॉट 10% पर एनम एंड 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ऑन द स्कीम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। जब उसने ए जितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तो उसको 10% मिला। इफ आफ्टर 2 ईयर, कितने टाइम के लिए किया? 2 साल के लिए। इफ आफ्टर 2 ईयर ही गॉट अ टोटल ऑफ 796 एज इंटरेस्ट, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, वो हमको बताना है। तो पहली स्कीम में तो इसने कितना इन्वेस्ट किया? ये टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना हो गया? a इंटू 10/2, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a/10 जितना पहली स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया। दूसरी स्कीम के अंदर यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया a प्लस 400, उसको इन्वेस्ट किया 12% की रेट से फॉर द अनदर 2 ईयर, ठीक है। नाउ इसको हम लोग, ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज इसको 20a/100 ले लेते हैं एंड दिस वैल्यू विल बी व्हाट? 24a प्लस 24 इंटू 4 विल बी व्हाट? 9600 डिवाइडेड बाय 100। ये हुआ सेकेंड। इन दोनों का जो एडिशन है वो यहाँ पे दे रखा है 976। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20a/100 प्लस नेक्स्ट दे रखा है 24a प्लस 9600/100 इज इक्वल्स टू 976। तो इसको सॉल्व करेंगे सो ये टोटल कितना हो जाएगा? 44a इज इक्वल्स टू 97600 माइनस 9600। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 44a इज इक्वल्स टू 880, ठीक है। 88 एंड यहाँ पर 00 आ जाएंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2000। सो इसके अंदर a की वैल्यू आ जाएगी C 2000। सो दिस इज योर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. नाउ मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है कि अगर मिल्क एंड वाटर लिया है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 1/4 द क्वांटिटी ऑफ मिल्क. ठीक है, एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का एंड यहाँ पे दिया गया है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 1/4 द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क. मान लो कि अगर ये 4 है तो वाटर 1/4 हो जाएगा, दैट इज ये 1 हो जाएगा. हैड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इज 40 लीटर्स मोर. अगर ये 40 लीटर ज़्यादा हुआ होता, दैट इज अगर ये 44 हुआ होता, देन द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क वुड हैव बीन 5 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ द वाटर. तो उस केस में ये वाटर का 5 टाइम्स हो गया होता. तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहले कितना था 4x, अब अगर इसमें 44 ज़्यादा हुआ होता, ठीक है 40 लीटर ज़्यादा हुआ होता, 4x में अगर ये 40 लीटर ज़्यादा हुआ होता सो इट वुड बी 5 टाइम्स दिस 1x. ठीक है, तो 4x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 5x, या फिर हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू 40. x की वैल्यू आ गई 40. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 20 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द मिक्सचर देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट. अब अगर इसमें से 20 लीटर टोटल मिक्सचर ही निकाल दिया गया है तो मिल्क उसके अंदर कितना लेफ्ट होगा. सो सी सबसे पहले 4x थी मिल्क की, फिर इसमें x थी वाटर की, ये टोटल कितनी हुई 5x. टोटल मिक्सचर कितना हुआ 5x, x की वैल्यू क्या है 40. तो टोटल मिक्सचर यहाँ पे हो गया 200 लीटर. अब इस 200 लीटर में से अगर हम लोग 20 लीटर्स निकालते हैं, ये कितना बन जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 180. एंड अब हमको क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द मिक्सचर. तो पूरे मिक्सचर में मिल्क की क्या क्वांटिटी होगी, मिल्क कितना है 4 एंड मिक्सचर कितना है 5. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है 4/5 ऑफ 180. सो दिस विल बी 3, 15, 36, 46 इंटू 4 दैट इज 72 का डबल 144 लीटर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ सम इन्वेस्टमेंट. इसने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ एंड आफ्टर 4 months लेफ्ट द बिजनेस. कितने टाइम तक के लिए किया, 4 महीने के बाद. देन बी जॉइंस द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 2/5 द अमाउंट ए इन्वेस्टेड. मान लो कि ए ने 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो बी कितना करेगा 2/5 ऑफ द 10, दैट इज इसको कैंसिल कर दो तो 4 जितना बी इन्वेस्ट करेगा. एट द सेम टाइम सी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस. ठीक है, सी ने भी ज्वाइन कर दिया विद द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 3/2 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए. 3/2 टाइम्स ऑफ जितना ए ने इन्वेस्ट किया है. तो मान लो ए ने अगर 10 किया था तो सी यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर देगा, 15 जितना इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी. ईयर के एंड में अगर ए एंड सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना आता है 1000 रुपीज़. तो कैसा आएगा, ए ने 4 महीने तक इन्वेस्ट किया दैट इज 40 एंड बी ने 15 के कैपिटल से पूरा इन्वेस्ट किया. कब किया था, जब ए ने लेफ्ट किया, दैट इज 8 महीने तक इन्वेस्ट किया. ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट 15 इंटू 8. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 120. तो 120 माइनस 40 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1000, दैट इज 80 जो है वो अगर 1000 के बराबर है तो जो 1 वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 1000/80. ये कैंसिल हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बी व्हाट 100 बाय दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 25/2 के बराबर आएगी. ठीक है, यहाँ पे पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम. तो टोटल प्रॉफिट कितना अर्नड होगा, टोटल प्रॉफिट कितना अर्नड हो रहा है, ये कर रहा है 40 जितना, ये कितना कर रहा है 4 इसका कैपिटल है एंड 8 मंथ्स के लिए कर रहा है. तो 4 इंटू 8 इज व्हाट 32 एंड ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है सी, यहाँ पे कर रहा है 15 इंटू 8 दैट इज 120 जितना, राइट. ये 4 कर रहा है एंड फॉर दी 8th मंथ, राइट. तो ये कितना हो जाएगा 2, दिस इज व्हाट 5 and 4 is 9. 192 की वैल्यू निकालनी है. तो 192 अगर 1 की वैल्यू 25/2 है तो इसकी क्या हो जाएगी 192 इंटू 25/2. इसको सॉल्व करेंगे तो 2 9 18 12 6 25 इंटू 96. किसी को भी 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 लगा के 4 से डिवाइड कर दो. सो 4 2 8, 4 4 16, 2400 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. सो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर, राइट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में से दिया गया है. नाउ सी यहाँ पे एक सिंपल वाला डीआई है. तो जब भी आप क्वांट का सेक्शन देखोगे तो उसके अंदर आपको 2 डीआई मिलेंगे. एक डीआई बहुत ही सिंपल होगा जो कि बार ग्राफ या लाइन या टेबुलर पे बेस्ड होगा एंड दूसरा डीआई हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो या फिर कैसलेट पे बेस्ड हो. तो आपको जो एक सिंपल डीआई है उसके सारे ही क्वेश्चंस करने हैं एंड जो कॉम्प्लेक्स डीआई आता है उसके एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, पूरा स्किप नहीं करना है. जितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं. क्या क्वेश्चन गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. इन द लाइन ग्राफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द 2 स्टूडेंट. 2 स्टूडेंट है, ए वाले स्टूडेंट के ब्लू से मार्क्स बताए गए हैं एंड जो ये ऑरेंज से मार्क्स है वो स्टूडेंट बी के हैं. सो मार्क्स बताए गए हैं स्टूडेंट के फॉर द 3 सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टिवली मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस. अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है. सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है दैट इफ द स्टूडेंट सी
has scored 98 marks in science. C student अभी तक बताया नहीं है, but if the student C scored 98 marks in science, then by what percent C scored more marks than B in science? तो पहली बात तो B के साइंस में कितने आए थे? So this is the line for 80. ठीक है, तो B के साइंस में आए थे 80 मार्क्स, तो एंड C के आए थे 98, तो कितने ज़्यादा हैं? यहाँ पे 18 ज़्यादा है. एंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 80. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? दिस विल बी 9, दिस विल बी 4 and this will be 5 and this is 2, so 45 by 2, this will be equal to 22.5%. so option E जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय A and B इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में A and B के मार्क्स जितना आए उनका एवरेज क्या है? सो सी यहाँ पे A के मार्क्स कितने हैं? दिस इज 2 लाइन्स अबाउट 20, दैट इज 24, एंड B के मार्क्स कितने हैं? ये 80, एंड 80 के ऊपर अगेन 2 लाइन्स है, दैट इज 84. सो दिस इज व्हाट 4 and 4 8 10, एंड एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे. सो 54 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस इज 100. अगर इन तीनों में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, देन द एग्रीगेट परसेंटेज ऑब्टेन बाय बी इन ऑल द गिवन सब्जेक्ट्स. तो एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो, बी के मैथ्स में कितने मार्क्स आए? 36. फिर बी के इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए? यहाँ से अभी हमने देखा 84, एंड बी के साइंस के अंदर कितने मार्क्स आए? सो इट इज़ 80. अब एग्रीगेट कैसे निकालते हैं? जैसा आप स्कूल में करते थे, जितने भी मार्क्स आए हैं आपके, ये सारे मार्क्स 100 में से है, तो डिवाइड बाय 100 प्लस 100 प्लस 100, दैट इज 300 हो जाएगा. एंड परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको जब आप ऐड करोगे सो दिस इज 6 प्लस 4 10 यहाँ आ जाएगा, 8 and 8 16, एंड 4 विल बी व्हाट 200 by 3. इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो ये कितने परसेंटेज बन जाएंगे? दिस विल बी 66.66, दैट इज 66 2/3% जो है वो राइट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन एग्जाम ए स्कोर्ड 44 मार्क्स इन हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर ए के 44 मार्क्स आए, एंड 36 मार्क्स इन ज्योग्राफी. ए के 36 मार्क्स आए ज्योग्राफी में. ये ए का डाटा है कि उसके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में इतने मार्क्स आए, दैट इज 80 मार्क्स टोटल आए. अब क्या बोला गया है? इफ द सेम 2 सब्जेक्ट, मतलब कि अगर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के मार्क्स निकालने हैं तो सी स्कोर 25% मोर मार्क्स देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन मैथ्स. इसका क्या मतलब होता है कि बी के हिस्ट्री में कितने मार्क्स आएंगे? उसके मार्क्स होंगे 25% बी के जितने मैथ्स में आए उससे ज़्यादा. तो बी के अभी मैथ्स में कितने आए हैं? 36. 36 का 25% कितना होता है? 36 by 4, दैट इज 9. तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएंगे? 36 प्लस 9, दैट इज जो सी है उसके हिस्ट्री में मार्क्स आ जाएंगे 45. फिर क्या बोला है कि सी के ज्योग्राफी में कितने मार्क्स आएंगे? जितने बी के इंग्लिश में आए हैं उससे 25% ज़्यादा. तो बी के इंग्लिश में आए हैं 84. 84 का 25% मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 21, तो उससे ज़्यादा है, मतलब 84 प्लस 21, तो ये वैल्यू हो जाएगी 105. तो ये मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे इसके 105. ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 5 150. अब यहाँ पे क्या पूछा है कि इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना है? दैट इज 150 माइनस 80 हमको करना है, सो इनका डिफरेंस आ जाएगा 70. सो ऑप्शन डी जो है इसके अंदर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द ए इन मैथ्स एंड इंग्लिश टुगेदर. तो ए के मैथ्स एंड इंग्लिश में कितने आए? ए के मैथ्स में यहाँ पे टोटल मार्क्स आए 72, एंड इंग्लिश के अंदर आए 24. सो दिस इज व्हाट 96. एंड बी के मैथ्स एंड साइंस में कितने आए? सो सी बी है ऑरेंज वाला, तो बी के मैथ्स में यहाँ पे आए 36 एंड साइंस में आए 80. सो दिस इज 36 एंड 80, दैट इज 116. तो हमको इसका रेशियो निकालना है कि 96:116 क्या होगा. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24:29. सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन गिव 10% ऑफ हिज सैलरी टू द वाइफ, 10% टू हिज डॉटर, 50% ऑफ द रिमेनिंग ही इन्वेस्ट इन अ स्कीम, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड इन द वेरियस एक्सपेंसेस. रेस्ट ऑफ द अमाउंट ही सेव. मान लो एक पर्सन की पूरी 100% सैलरी है, ठीक है, उसमें से वो 10% सैलरी अपनी वाइफ को दे देता है. तो 100 का 10% मतलब कितना हुआ? 10 जो है अपनी वाइफ को दे देता है. फिर एंड 10% टू हिज डॉटर. अगेन जो नेक्स्ट 10% है वो किसको दे देता है? अपनी डॉटर को. ये वाइफ को दिया, ये डॉटर को दिया, तो 20 माइनस हो गए. अब इसके पास कितनी सैलरी बची? 80. ठीक है, 80 जितनी सैलरी बची, 80% जितनी. नाउ 50% ऑफ द रिमेनिंग, इस 80 में से 50% मतलब 40% जो है ही इन्वेस्ट इन अ स्कीम, किसी एक स्कीम में इन्वेस्ट करता है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग. अब कितने बच्चे? 40 बच्चे. उस 40 में से 30%, ठीक है, मतलब इस 40 में से 12 जो है, ये जो 12 है, 30% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड इन वेरियस एक्सपेंसेस. ये जो 12 है वो वेरियस एक्सपेंसेस में स्पेंड करता है. अभी भी कितनी सैलरी बची?
40 में से सिर्फ 12 ही एक्सपेंसेस में स्पेंड करता है, दैट इज 28 अभी भी बची। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, इफ ही स्पेंड 4500 ऑन वेरियस एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पे स्पेंड किया उसकी वैल्यू 4500 है, मतलब जो 12x है अगर उसकी वैल्यू 4500 है तो यहाँ से सी 1x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4500 डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट, अगर 3 से कैंसिल करें 3 1 1 एंड 15 3 5 1500 बाई 3 4 12, एंड अगर इसको 4 से कैंसिल करें तो 4 3 12 37 375 1 की वैल्यू आ जाएगी। हमको ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही गिव टू हिज वाइफ, जितना अमाउंट अपने वाइफ को देते हैं, एंड हिज सेविंग, इसकी सेविंग कितनी है 28। तो अब अगर यहाँ पे सी 1 की वैल्यू 375 होती है तो हमको इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 10 माइनस 28, 18 की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। सो दैट विल बी व्हाट 375 इंटू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 6750। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ए किसी काम को 16 दिन में खत्म करता है, एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, और बी सेम काम को 12 दिन में खत्म करता है। अगर यहाँ से इसका एलसीएम ले तो ये आएगा 48, दैट इज ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 48/16 3, एंड बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 48/12 दैट इज 4। ए किस 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा एंड बी 4 की एफिशिएंसी से। अब यहाँ क्या दिया है, ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 12 डेज बी ज्वाइन हिम, तो ए ने काम शुरू किया 3 की एफिशिएंसी से एंड 12 दिन तक तो उसने काम किया है, दैट इज ए ने 36 जितना तो काम अकेले ने कर लिया। टोटल वर्क कितना था 48, उसमें से 36 जितना तो वर्क हो ही चुका है, तो अब रिमेनिंग कितना बचा है 12 जितना वर्क। तो ए ने पहले 12 डेज तक काम किया एंड अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको कौन करेंगे, ए एंड बी दोनों मिलके करेंगे। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3 + 4 7 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 12/7 डेज। तो यहाँ पूछा इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। सो दिस विल बी व्हाट 84 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12/7 दैट इज 96/7, तो दिस विल बी 126 3 5/7 13 5/7 दैट इज ऑप्शन डी। इतने दिन में जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 12% फ्रॉम 2012 टू 2013। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो 12% से इंक्रीज हुई 2012 से लेकर 2013 के अंदर। द नंबर ऑफ द मेल्स वर सेम इन बोथ द ईयर्स, इफ द नंबर ऑफ द फीमेल इंक्रीज्ड बाय 2220 फ्रॉम 12 to 13, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। दो विलेज है, एक बात हो रही है 2012 की, एक में बात हो रही है 2013 की। नाउ क्या दिया है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 12%, 12% का क्या मतलब होता है 6/50, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3/25, दैट इज 2012 से 13 में जब गए तो 12% इंक्रीज हुआ, दैट इज अगर 2012 में इसकी पॉपुलेशन 25 थी तो यहाँ पे इंक्रीज होके कितनी हो गई 25 + 3 दैट इज 28 हो गई। ठीक है, अब जो इसके अंदर नंबर ऑफ मेल्स है वो दोनों में सेम है, मान लो कि इसके अंदर x नंबर ऑफ मेल्स है, यहाँ भी x नंबर ऑफ मेल्स है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 2220 फ्रॉम 12 to 13, यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स थी, ठीक है, मेल प्लस फीमेल है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो कितनी इंक्रीज हो गई 2220, ठीक है 2220 हो गई। तो हमें बताना है कि पॉपुलेशन कितनी थी इसकी। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, इसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 2220 है, दैट इज यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज जो मेल एंड फीमेल है वो तो दोनों मेल एंड फीमेल कैंसिल हो जाएंगे। सो 2220 की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस विल डिवाइडेड बाय 3, ये कितना बन जाएगा 3 7 21 12 740। 1 की वैल्यू 740 के बराबर आ रही है एंड हमको पॉपुलेशन निकालनी है 2013 की, तो वो कितनी है 28। तो हमें क्या करना है 740/28, इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी व्हाट 8 4 32, 3 कैरी आएगा एंड ये कितना हो जाएगा 7 × 8 56 प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 64 65 66 67 7 2 14 एंड 6 विल बी 20 एंड 20720 जो है वो इसकी पॉपुलेशन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय ₹300 एंड इफ 20% ऑफ द डिस्काउंट इज ऑफर्ड then the percentage of the profit earned is 28%, then what will be the selling price when it is sold at a discount of 10%, ये आपको बताना है। ठीक है, मान लो कि किसी आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस है से 100, ठीक है, अब क्या किया कि उसकी जो इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय ₹300, उसको 300 से बढ़ा दिया गया एंड अगर उसमें 20% का डिस्काउंट दिया गया, अगर ये वैल्यू है से 100x तो इसमें 300 से इसको बढ़ा दिया गया। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस होगी कि इस पे 28% का प्रॉफिट मिला। ठीक है,
तो 100x प्लस 28x, तो टोटल 120x जो है ये अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। नाउ जो सेलिंग प्राइस है वो हमको पता है क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इससे दिया जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर 128x है, मार्क प्राइस यहाँ पे कितनी थी, 100x पे 300 बढ़ा दी, तो जो डिस्काउंट है वो कितने का लगा, यहाँ पे डिस्काउंट इन्होंने कितना दिया, सो दिस इज ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट देना मतलब इसको 0.8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128x इज इक्वल्स टू व्हाट, 80x प्लस 240 आएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग 48 ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट, 240, या फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, सी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्क प्राइस इंटू 0.9। वाई, बिकॉज यहाँ पे पूछा है कि अगर उसको 10% डिस्काउंट पे बेचा, 10% डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस को अगर हम 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मार्क प्राइस हमारी कितनी है, 100x प्लस 300 इंटू 0.9, ये आ जाएगी हमारे पास सेलिंग प्राइस। सो ये कितना बन जाएगा, 100x की वैल्यू आई 500 प्लस 300, 800 इंटू 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 720 रुपीज़। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ द बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट जो है वो, स्पीड ऑफ द बोट इज 16 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम and the time taken by the boat to cover a distance of 36 km downstream is equal to the time taken by the boat to cover the 24 km upstream। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है दिस इज इक्वल टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम आने में। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐड हो जाती है। मान लो कि स्पीड ऑफ द बोट है x, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x प्लस 16, एंड इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो x प्लस 16 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, बस ये सिंपल सी इक्वेशन दे रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 16 विल बी इक्वल टू 24, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 16। सो 36 इंटू 16 यहाँ आएगा, डिवाइडेड बाई 24 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 16, एंड अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो 12 3, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, 24 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 2x एंड 8 इज इक्वल्स टू 2x, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। एंड हमको ये पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम थी x, सो दिस विल बी व्हाट, 4। सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर? सो दीज वर द 35 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द क्वांट सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। सो रीजनिंग के अंदर भी अगेन 35 क्वेश्चन आते हैं फॉर द 35 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर अगेन 20 मिनट्स का रहता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले रीजनिंग के अंदर एक सिटिंग अरेंजमेंट है दैट देयर आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग इनवर्ड। सर्कुलर अरेंजमेंट है जहाँ पे 8 लोग बैठे हैं एंड सबकी सब अंदर देख रहे हैं। ठीक है, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन ए एंड बी ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। मान लो ए है जो अंदर देख रहा है एंड ए एंड बी के बीच में एक पर्सन है, या तो लेफ्ट से या राइट से, तो हम दोनों पॉसिबल केस लेके चलते हैं। मान लो कि अगर ए इधर है जो कि अंदर देख रहा है, तो ए एंड बी के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, नाउ बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सी। बी जो है वो भी अंदर देख रहा है, तो इट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सी। तो सी अगर हम लोग यहाँ बनाएंगे, अगर सी यहाँ होगा तो ही इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट बी यहाँ पे आएगा, बिकॉज उस तरफ तो राइट होता है। एंड इसमें हम लोग सी कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे तो राइट हो जाएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द सी है ना, तो बीच में 2 ब्लैंक छूटेंगे, तो सी यहाँ पे आएगा, तो सी का फर्स्ट इधर राइट आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट में बी आ जाएगा। ओके, डी इज एन इमीडिएट राइट ऑफ सी। अगर सी इधर है तो डी इसके इमीडिएट राइट में यहाँ आ जाएगा। सी अगर इधर अंदर फेस कर रहा है तो डी इसके इमीडिएट राइट में यहाँ आएगा। नाउ द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड ए कितने हैं, यहाँ पे है 1 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है वो बीच में आएगा, तो इधर एक छोड़ के ए आया है तो इधर एक छोड़ के ई आएगा। सिमिलरली यहाँ पे डी एंड ए के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे ई यहाँ आ जाएगा। फिर क्या दिया है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो एफ यहाँ कहीं नहीं आएगा, मतलब एफ इसमें यहाँ आएगा, एंड एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो यहाँ नहीं आएगा, तो अभी एफ यहाँ भी आ सकता है एंड एफ यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, फिर जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में, ये एफ का राइट है, यहाँ पे आ जाएगा जी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब इसके अंदर देखो, अगर जी को हम यहाँ लेते हैं तो जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, नहीं अगर एफ यहाँ लेते हैं
अगर हम लोग f को यहाँ लेते हैं, ठीक है, f को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे g आएगा बिकॉज g इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ f. अगर f को यहाँ लेंगे तो g यहाँ नहीं आ सकता है. ओके, एंड देर इज 1 पर्सन बिटवीन g एंड h. अब g एंड h के बीच में 1 पर्सन है, पर यहाँ तो बहुत सारे पॉसिबल केस बन रहे हैं, सो ये वाली कंडीशन कैंसिल हो जाएगी. ये वाली कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज g एंड h के बीच में 1 पर्सन है एंड ये फेसिंग इनसाइड है. सो दिस इज द राइट डायग्राम. तो जैसे भी आपको पजल में दिया है बस आपको सिंपली उसको 1 बाय 1 सॉल्व करना है एंड फॉर्म करना है. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट. नाउ इससे रिलेटेड आपको सिंपली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आंसर करना है. तो मेक श्योर कि आप ये पजल वापस बनाएं एंड सारे के सारे जो आंसर है उसको चेक करें कि ये सही है या फिर नहीं. 68 का आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा. देन 69 क्वेश्चन नंबर 69 क्या पूछा गया, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ. ई की क्या पोजीशन है, ये रहा ई. विथ रिस्पेक्ट टू एफ क्या होगी, इधर राइट आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट. ठीक है, तो आपको इस तरह से आंसर करना है. सो दिस विल बी व्हाट, थर्ड टू द लेफ्ट. सो ऑप्शन ए इसके अंदर राइट होगा, थर्ड टू द लेफ्ट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर एज मैनी पीपल बिटवीन एच व्हेन काउंटेड when we count from the left as between B when counted from the left. तो इसका क्या आंसर आएगा, जब H से आप पर्सन को काउंट करोगे वो सेम होंगे जब आप B से पर्सन को काउंट करोगे, तो यहाँ आंसर आएगा D. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑब्जेक्ट ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व. आपको यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में कितने वर्ड आएंगे, O, फिर आता है P Q R S T. ठीक है, तो O and T एक पेयर बन गया, O P Q R S T. U नहीं होगा, B के बाद C आना चाहिए, B C D E F G ये भी नहीं बनेगा, J K L G I J K L M N यहाँ भी नहीं होगा, E फिर F E F G यहाँ नहीं आएगा, E F G H यहाँ भी नहीं बनेगा, C के बाद क्या आना चाहिए, C D E इधर नहीं आएगा, C D E F यहाँ भी नहीं होगा. उसके बाद P Q R S T T U V W X Y Z कहीं नहीं बनेगा एंड S T. तो ये दो पेयर यहाँ पे बन रहे हैं. ठीक है, सो आपको ये सारे के सारे चेक करने की फॉरवर्ड एंड रिवर्स में यहाँ पे कितने बनते हैं. तो राइट आंसर होगा 2 पेयर, O T एंड S T करेक्ट बन रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे सी स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पे आपको एक अरेंजमेंट दिया गया है एंड अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि इफ द पोजीशन ऑफ द लास्ट 2 लेटर्स आर इंटरचेंज इन ईच वर्ड. लास्ट 2 की पोजीशन इंटरचेंज कर दे, देन हाउ मेनी वर्ड विल एंड विद अ कॉन्सोनेंट. कितने सारे वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड करेंगे. तो हमको सिर्फ लास्ट सेकेंड लास्ट चेक करना है, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये वॉवल है, ये भी वॉवल है. तो कितने कॉन्सोनेंट से एंड करेंगे, तो एक भी कॉन्सोनेंट से एंड नहीं करेगा बिकॉज सबके लास्ट में वॉवल आ जाएगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो. ठीक है, हमको एक अरेंजमेंट दे रखा है WIG, फिर दे रखा है PAT, फिर है फॉर, फिर है सेट एंड देन है रब. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विद इन द वर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन हाउ मेनी वर्ड विल रिमेन अनचेंज. कितने अनचेंज रहेंगे, ये क्या बन जाएगा IGW, ये क्या बन जाएगा APT, ये क्या बन जाएगा FMNOR रहेगा, यहाँ पे EST आ जाएगा एंड यहाँ पे BRU आएगा. ठीक है, तो सारे ही वर्ड चेंज हो गए एक्सेप्ट फॉर द वन वर्ड दैट इज फॉर. तो 73 का राइट आंसर होगा, सिर्फ एक वर्ड अनचेंज रहेगा. फिर नेक्स्ट इफ द सेकेंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज देन हाउ मेनी वर्ड थस फॉर्म विल हैव नो वॉवल. सेकेंड लेटर को अगर नेक्स्ट से चेंज कर देंगे तो कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसके अंदर कोई भी वॉवल नहीं रहेगा. ठीक है, तो सी यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या है I. अब उसको किससे चेंज कर देंगे, IJ आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये B हो जाएगा, FOP हो जाएगा, यहाँ पे SF हो जाएगा एंड RUV हो जाएगा. इसके अंदर कोई वॉवल नहीं है. ठीक है, किसी के भी अंदर कोई वॉवल नहीं है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द 5 लेटर. ठीक है, सेम हमारे पास ये वर्ड्स है WIG, PAT, फॉर, सेट एंड रब. ये हमको वर्ड्स दिए गए हैं. अब यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ द 5 लेटर्स कैन बी फाइंड यूजिंग द थर्ड लेटर ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्ड. ठीक है, सबका अगर हम लोग थर्ड लेटर यूज कर ले तो यहाँ पे देखो इसका थर्ड लेटर है G, फिर थर्ड लेटर है T, फिर है R, फिर है T, फिर है B. क्या इन सब के कॉम्बिनेशन से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है. तो इस केस में आंसर होगा E, नन.
फिर है इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द थर्ड फ्रॉम राइट। तो ये जो हमको वर्ड दिए गए हैं, अगर हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट अरेंज करते हैं तो सबसे पहले तो कौन सा आ जाएगा, फॉर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा PQRST, पी आएगा, PAT पैट आ जाएगा, ठीक है। फिर आर आएगा, फिर सेट वाला वर्ड आएगा एंड लास्ट में विग आएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। ये राइट है तो थर्ड कौन सा हो जाएगा, रब। सो इसके अंदर राइट आंसर होगा बी, रब विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। 8 लोग हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं एंड सबकी सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ए सिट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लाइन। लेफ्ट से फोर्थ पोजिशन पे ए बैठा है, क्योंकि सिंस नॉर्थ है तो यहीं पे आएगा। देर इज 1 पर्सन बिटवीन ए एंड एच, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ए यहाँ होगा तो एच यहाँ पे होगा, ठीक है। सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एच, क्योंकि नॉर्थ देख रहे हैं तो सी यहाँ आ जाएगा, इसमें सी यहाँ आ जाएगा। मोर देन 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। सी एंड ई के बीच में 3 से ज़्यादा लोग आएंगे, 1 2 3, तो हो सकता है कि ई यहाँ भी आ जाए, हो सकता है ई यहाँ भी आ जाए, ठीक है। मोर देन 3 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिर सी यहाँ पे है तो 1 2 3, अब इसमें ई यहाँ भी आ सकता है, इसमें ई यहाँ भी आ सकता है, या ई यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। जी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जहाँ पे भी ई आएगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में जी आएगा, ठीक है। तो अब भी अगर ई यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके इमीडिएट लेफ्ट में जी नहीं आ सकता, तो इसमें भी 2 कंडीशन है। फिर क्या दिया है, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी। तो अगर ई यहाँ है तो जी यहाँ आएगा, तो बी यहाँ नहीं आ सकता है। दैट इज इस केस के अंदर ई यहीं होगा, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट में जी आएगा, तभी जी एंड बी के बीच में 1 पर्सन आएगा। सिमिलरली इसमें क्या है कि अगर हम लोग ई को यहाँ लेंगे तो क्या बोला है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में जी आएगा, ठीक है, यही कंडीशन बनेगी। ई अगर यहाँ आएगा तो जी आएगा एंड जी एंड बी के बीच में 1 पर्सन नहीं आ सकता है। तो एक कंडीशन क्या आएगी कि इस केस में ई यहाँ आएगा, फिर क्या बोला है, जी उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है तो जी यहाँ आएगा, एंड अब क्या बोला है, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, तो अब बी यहाँ पे आएगा, ओके। डी सिट एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ एफ। डी जो है वो एफ के राइट में बैठता है, डी जो है वो एफ के राइट में बैठेगा, ठीक है। एंड सी एंड डी आर नॉट द इमीडिएट नेबर, दैट इज ये वाला केस तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल डायग्राम। अब पूछा है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो जी का इमीडिएट नेबर कौन है, डी एंड ई, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपका अरेंजमेंट है FHCABDGE, ठीक है। क्या अरेंजमेंट था, FHCABDGE। अब क्वेश्चन पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो वो है एफ एंड डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, देयर इज 1 पर्सन बिटवीन बी एंड ई, नहीं ज़्यादा है। ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हाँ तो ये वाला ट्रू है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। फिर हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करने हैं हमारे गिवन अरेंजमेंट में से। क्या बना था, FHCABDGE। अब क्या पूछा है कि सी फिर एक छोड़ के बी आ रहा है, डी फिर एक छोड़ के ई आ रहा है, बी फिर 2-3 ड्रॉप करके फिर एफ आ रहा है, फिर ए एक ड्रॉप करके डी आ रहा है, एफ एक ड्रॉप करके सी आ रहा है, दैट इज जो बी एफ है वो ऑड वन आउट है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 82 से 84। क्या दिया गया है, एवलिन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट जेड टूवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ से वॉक करना स्टार्ट करता है। फिर दिया है आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर शी रीचेज अ पॉइंट ए, तो ये एक पॉइंट पे आ जाती है ए पे। फ्रॉम पॉइंट ए शी स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड कवर 6 मीटर्स, ईस्ट की टूवर्ड्स जाती है एंड 6 मीटर कवर करती है एंड देयर शी रीच द पॉइंट बी। फ्रॉम पॉइंट बी शी मूव्स टूवर्ड नॉर्थ एंड कवर 4 मीटर, अगेन ये नॉर्थ में जाती है एंड शी कवर्स अनदर 4 मीटर, राइट, 4 मीटर शी एंड फाइनली रीचेज एट पॉइंट डी, एंड यहाँ पे ये एक पॉइंट पे आ जाती है जो कि है डी। पॉइंट सी इज मिडवे बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे कहीं पे है पॉइंट सी, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, हमको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, तो वो डिस्टेंस निकालना है। अगर ये 4 है, ये 4 है, दैट इज ये टोटल लेंथ 8 हो गई, ठीक है। एंड अगर ये 3 है एंड ये 3 है तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 6। हमको बताना है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा,
सो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ 8 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, दिस विल बी व्हाट अंडर रूट ऑफ 100। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो आंसर हो जाएगा सी 10 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट सी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट सी किस तरफ है, सो आंसर है ईस्ट की साइड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, सी एंड डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये रहा पॉइंट सी एंड ये रहा पॉइंट डी, अगर ये है 3 ये है 4, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, सिंस इसके बीच का डिफरेंस होगा तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा वो होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर, तो आंसर होगा 5 मीटर। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इन इक्वालिटी में से दिए गए हैं, यहाँ पे बताना है आर टी से बड़ा है क्या, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, ठीक है। इज टी ग्रेटर देन आर, तो देखो टी जो है एंड आर जो है, हाँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टी इज ग्रेटर देन आर, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर इज क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो क्यू जो है टी के बराबर एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये दोनों सही है, तो इस केस में आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन इफ बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें बताना है कि इस कंडीशन के अंदर इज टी ग्रेटर देन यू, कौन सा ट्रू है ये बताना है, टी यू से बड़ा है, ये सही है, टी यू से बड़ा है। फिर एच जो है वो डब्ल्यू से बड़ा नहीं है बिकॉज इनके बीच में ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, आर एच के बराबर नहीं है क्योंकि ये से ग्रेटर इक्वल है, एच एंड डब्ल्यू इक्वल नहीं है, एच एंड डब्ल्यू जो है एच एंड डब्ल्यू यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, सो राइट आंसर होगा टी इज ग्रेटर देन यू। फिर इसके अंदर क्या दिया गया है कि इज एच ग्रेटर देन आर, नहीं यहाँ पे आर आएगा, इज ओ इक्वल टू टी, नहीं, इज एस ग्रेटर देन टी, तो एस नहीं टी ग्रेटर है, एंड यहाँ पे क्या पूछा है इज एच ग्रेटर देन टी, तो ये भी रॉन्ग है, दैट इज इस केस के अंदर ई ऑप्शन आएगा, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, सारे ही नन ऑफ द अबव इज ट्रू, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो रॉन्ग है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड 11th ऑफ द वर्ड इनहेरिटेंस। फर्स्ट है आई, थर्ड है एच, फिर लेना है फिफ्थ 4/5 दैट इज आर, एंड फिर लेना 11th वर्ड आई 6 7 8 9 10 11 दैट इज ई। इसको यूज़ करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं ये हमको बताना है, ठीक है। नाउ आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को अगर बहुत जल्दी में हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस है। आपको एक वर्ड दिख रहा होगा हायर, ठीक है, तो आप आंसर टेक करके आ जाओगे 1, पर एक और वर्ड होता है जो कि होता है हेयर, ठीक है, ये दोनों ही मीनिंगफुल वर्ड इसमें बन रहे हैं, सो इस केस में राइट आंसर होगा 2। सो मेक श्योर कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है इसमें तो ही इसको अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज ये जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो आपको नेगेटिव लेके जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको आंसर करना है कि कौन सा ट्रू होगा। सबसे पहले सिलोजिज्म का क्वेश्चन है दैट ओनली अ फ्यू पेस्ट्रीज आर स्टिक्स, ओनली अ फ्यू पेस्ट्रीज आर स्टिक्स एंड ओनली अ फ्यू एप्पल आर पेस्ट्रीज, ओनली अ फ्यू एप्पल आर पेस्ट्रीज। ना यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पूछा है कि एटलीस्ट सम स्टिक्स आर एप्पल, अभी तो नहीं है। फिर क्या पूछा है नो स्टिक इज एन एप्पल, सो नो स्टिक इज एन एप्पल ये ट्रू है, पर जब इसका ऑल्टरनेट डायग्राम बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो दोनों गलत है एंड यहाँ पे सम एंड नो की कंडीशन आई है एंड जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है दैट इज स्टिक एंड एप्पल एंड स्टिक एंड एप्पल दोनों सेम है एंड ये दोनों रॉन्ग है, दैट इज ये कैसी कंडीशन बन गई, आइदर और वाला केस बन गया है, आइदर द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फाउंटेन्स आर कोन, जितने भी फाउंटेन्स है वो सबके सब कोन है, ओनली अ फ्यू डेन इज अ कोन, कुछ ही डेन ऐसे हैं जो कि कोन है, नो सॉल्ट इज अ डेन, कोई भी सॉल्ट और डेन में कोई कनेक्शन नहीं है। अब पूछा है ऑल फाउंटेन कैन नेवर बी डेन, ऑल फाउंटेन कैन नेवर बी डेन, ये गलत हो जाएगा बिकॉज फाउंटेन डेन बन सकते हैं। फिर पूछा है सम कोन इज डेफिनेटली नॉट सॉल्ट, ना वो कोन जो कि डेन है हाँ वो कभी भी सॉल्ट नहीं हो सकते हैं, सो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या होगा, ओनली द कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नो रिवर इज अ सी, कोई भी रिवर सी नहीं होगी, नो रिवर इज अ सी। फिर है नो क्लाउड इज अ सी, कोई भी क्लाउड भी सी नहीं होगा। अब पहला है नो क्लाउड इज अ रिवर, अभी तो नहीं है बट इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज रिवर सी नहीं हो सकता, सी क्लाउड नहीं हो सकता है, लेकिन रिवर तो क्लाउड हो ही सकता है, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट कंडीशन पूछिए कि एटलीस्ट
सम क्लाउड आर रिवर, एटलीस्ट सम क्लाउड आर रिवर, तो अभी तो नहीं है। अब इसको अगेन देखो, ये नो एंड सम की कंडीशन है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, क्लाउड एंड रिवर, एंड इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग है, दैट इज ये अगेन आइदर और वाला केस बन जाएगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है that if all the vowels of the word are moved one place forward in the alphabetical series and all the consonants are moved one place backward in the alphabetical series, तो पहले तो आपको वर्ड दिया गया है imported, ठीक है, सारे वॉवल्स को पहले तो एक प्लेस आगे ले जाओ, इसको वन बाय वन सॉल्व करना होता है, ठीक है। आई की जगह जे हो जाएगा, ओ की जगह पी हो जाएगा, ई की जगह एफ हो जाएगा, सारे वॉवल्स एक प्लेस आगे चले गए। अब जितने भी कॉन्सोनेंट है वो क्या होंगे, सब एक प्लेस पहले आ जाएंगे, तो यहाँ पे एम की जगह एल आ जाएगा, पी की जगह ओ हो जाएगा, देन आर है उसकी जगह क्यू आ जाएगा, टी की जगह एस आएगा एंड डी की जगह सी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, विच विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर रीअरेंजिंग द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसको वापस आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये बनेगा सी एफ जे एल ओ पी क्यू एंड एस, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया। अब आपको बताना है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4, सो एल विल बी द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट 8 फ्रेंड्स आर लिविंग इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड उसके बाद सो ऑन दिया गया है, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8th फ्लोर की बिल्डिंग है एंड द टॉप मोस्ट इज 8। Only 3 person live between A and F who live on the lowermost floor. Now F अगर lowermost floor पे रहता है तो A and F के बीच में 3 लोग रहते हैं, ठीक है, हम लोग 2 केसेस मान के चलते हैं। F who lives on the lowermost floor, फिर only 3 person lives between A and F, only 2 people live above G who is not an immediate neighbor of H, only 2 person live between A and D, A and D के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे होके D यहाँ भी आ सकता है या फिर 2 लोग रह के डी यहाँ भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी डी यहाँ हो सकता है या फिर डी यहाँ पे भी हो सकता है। चलो एक केस में डी हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एक केस में डी यहाँ लेते हैं। अब क्या बोला गया, ओनली 2 people live above G who is not an immediate neighbor of H, only 2 person live between A and D, C lives on an odd number floor above D, D के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे, मतलब D यहाँ तो आएगा ही नहीं, D यहाँ है, इसके ऊपर वाले ऑड नंबर फ्लोर पे, यानी कि या तो सी 3rd पे होगा या फिर सी जो है वो 7 पे होगा, ठीक है, अभी सी का श्योर नहीं है। फिर क्या बोला गया है, ई लिव्स ऑन एन फ्लोर इमीडिएटली अबव एच, तो अगर सी यहाँ होगा तो ई एच यहाँ आएंगे, अगर सी यहाँ होगा तो ई एच यहाँ पे आएंगे। नाउ हमको सिर्फ इतना ही डेटा प्रोवाइडेड है एंड अब हमको इसमें से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सी 8 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सबसे लोअर मोस्ट फ्लोर पे एफ रहता है, देन एफ एंड ए के बीच में 3 लोग रहते हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर ये भी डिफाइन हो गया कि डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि ओनली 2 people lives above जी के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया कि जी यहाँ रहेगा क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ये एच का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, ओनली 2 people live between ए एंड डी, सी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव डी, तो C या तो 7 पे आएगा या फिर जो C है वो 3 पे आएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है C को यहाँ ले लेते हैं, एक कंडीशन होती है कि C को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। E लिव्स ऑन एन फ्लोर इमीडिएटली अबव H, नाउ E एक फ्लोर पे रहेगा जो कि H से जस्ट ऊपर है, एंड एक बात याद रखना कि H जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है G का, तो अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे E एंड H तो वो नहीं होगा, दैट इज जो C है वो यहाँ पे आएगा बिकॉज अब E जो है वो यहाँ आएगा एंड H यहाँ आएगा, बिकॉज H G के पास नहीं आ सकता है। तो अब ये अरेंज हुआ, सिर्फ 1% बच गया जो कि 8th फ्लोर पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा B। तो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना था 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे था B, फिर आएगा C क्योंकि H ऊपर नहीं आ सकता था, फिर था G A, फिर E एंड H साथ साथ आते हैं, फिर लास्ट फ्लोर पे था F एंड यहाँ पे हो जाएगा D। हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो आंसर हो जाएगा B। हु अमंग द फॉलोइंग लिव बिलो H, H के बिलो कौन हो जाएगा D। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन F एंड G, तो F एंड G के बीच में कितने, 4 लोग हो जाएंगे। ऑन विच फ्लोर डज A लिव, तो A रहता है 5th फ्लोर पे, एंड हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, तो आंसर हो जाएगा C। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन में से कि इन अ फैमिली P इज मैरिड टू Q, ये दोनों एक कपल है, R इज द ओनली सिबलिंग ऑफ Q,
ठीक है, आर इसका भाई या बहन जो भी, ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू। एस इज द ओनली नेफ्यू ऑफ आर, यानी कि इसका एक ही बेटा होगा। आर इज अनमैरिड। टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस, मतलब ये इनकी अपर जनरेशन में आएंगे एंड मेल है। टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस। यू इज द ओनली सन, यू इज द ओनली सन ऑफ टी। अब अगर ओनली सन है मतलब कि ये इसकी डॉटर होगी, बिकॉज इसका एक सन होगा वो है यू। यू इज द ओनली सन ऑफ टी एंड ओनली सन मतलब ये डॉटर है एंड आर भी डॉटर होगी। एंड टी, यू इज द ओनली सन ऑफ टी एंड टी इज मैरिड टू वी। यू इज द ओनली सन ऑफ टी, ओके, एंड टी इज मैरिड टू वी। यहाँ पे ये आ जाएगा वी। सो ये आपका फाइनली एक ब्लड रिलेशन बन गया जहाँ पे टी मेल है, वी फीमेल है एंड इनके यू जो है वो सन हो गया, पी डॉटर हो गई जिसकी शादी क्यू के साथ हुई तो क्यू मेल हो गया एंड आर अगेन डॉटर हो गई एंड एस। नाउ यहाँ पे पूछा गया है इफ यू इज मैरिड टू एक्स, अगर यू की शादी एक्स के साथ हो जाती देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो एक्स क्या होती, वो उसकी डॉटर इन लॉ होती, ठीक है। सो इसके अंदर सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो पी एस से किस तरह से रिलेटेड है, तो पी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उसकी मदर हो जाएगी। सो पी विल बी दी मदर ऑफ एस, तो इस केस में राइट आंसर आएगा ए मदर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। क्यू पी से किस तरह से रिलेटेड है, सो क्यू विल बी दी हस्बैंड ऑफ पी। तो इसके अंदर लास्ट आंसर आ जाएगा कि क्यू जो है वो इसका हस्बैंड हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रीजनिंग सेक्शन में पूछे गए थे। बहुत ही इजी रीजनिंग सेक्शन था। अगर आप इसको अच्छी स्पीड में अटेम्प्ट करते हैं तो अराउंड 28 से 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर इजीली होने चाहिए। ऑलराइट, सो दीज वर दी 100 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन योर एसबीआई एग्जामिनेशन दैट वाज हेल्ड इन द ईयर 2017 क्लर्क एग्जामिनेशन। नाउ इनको प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप पेपर दे पाओगे एंड मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे अलॉन्ग विद द स्पीड, ओके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग एलके एकेडमी ई लर्निंग के एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।